आज हमारे बीच मिथिलांचल के लाल मिथिला को लेकर के आवाज़ उठाते हैं और मिथिला को चाहते हैं कि एक राज्य का दर्जा मिले। इसमें कई सारे जो है सो राजनीतिज्ञ जो लगे हुए थे। अगर स्टार्टिंग करें तो सबसे पहले लक्ष्मीकांत झा आरंभ किए थे। तो सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल कुमार सुजीत में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले आप ये बताइए कि मिथिला राज्य को लेकर के जो आप जो आंदोलन शुरू किए कि अलग होना चाहिए, ये किस तरह से अलग होना चाहिए? जिससे कि कहा जा रहा है कि मिथिला राज्य अगर अलग होगा तो वहाँ पे कुछ ऐसी सुविधाएं नहीं है जो कि वो विकसित हो पाएगी। तो आप उसको कैसे देखते हैं, किस तरह से वो अलग होना चाहिए? देखिए, विकसित नहीं होना यही तो हमारा मुद्दा है। हम लोग मिथिला की लेगेसी जो है वो राजा जनक जी से लेते हैं। उस दौर का मिथिला होता है, उसका हिस्सा नेपाल में भी था। आज भी वहाँ मिथिला है। जो लोग जानकार हैं ज्योग्राफी के और मैप के, हिस्ट्री के, वो अच्छे जानते हैं। और राजा जनक जी के साथ जब हम लोग के सरजमी पे, हम लोग की पवित्र धरती पे जब सीता जी का उदय हुआ और जब राम जी के साथ उनका जुड़ाव हुआ, तो हम लोग के इलाके में आप भी मिथिलावासी हैं, ये परंपरा रही है कि अगर किसी को राम जी के साथ हंसी मजाक खिलवाड़ करने का या उनको गाली देने का भी अधिकार है। हमारे यहाँ मिथिला में राम जी को भी गाली दिया जाता है। तो वो मिथिलावासी ही को वो अधिकार है। इतना बड़ा लेगेसी हम लोग मिथिला को लेकर रखते हैं। जैसे बिहार में सबसे बड़ा ये मुद्दा रहा है कि बिहार जैसे कह रहा है कि मजदूरों का गठ बनते जा रहा है। जैसे स्टार्टिंग से हम बात करें तो विदेह की बात करें, उसके बाद हम अगर बात करें तो उगना जो हमारे धरती पे जो आए हुए थे तो उनकी बात करें, कहीं ना कहीं इतिहास हमसे जुड़ी हुई है। लेकिन अगर बिहार में अगर मिथिला को अलग करके देखें तो उसमें अभी तक डेवलप के नाम पे कुछ नहीं किया गया है। जैसे अगर हम बात करें तो बाढ़ की स्थिति देख लीजिए आप, सहरसा मधेपुरा में आती है तो डूब जाती, कई घर बह जाती है, सरकार उस पर ध्यान नहीं देती है। उसके बाद आप अगर इधर आ जाइए, बिहार में आ जाइए तो गया में गंगा की इस पट्टी आ जाइए, तो गंगा के इस पट्टी आने के बाद आप देखिएगा कि गया, उसके बाद राजगीर, इस सब में ज़्यादा डेवलप करते हैं। तो मिथिला की तरफ क्यों नहीं करते? सरकार से भेदभाव क्यों करते हैं? देखिए, सरकार के जो भी लीडर रहे, जो भी नेतृत्व बिहार का कमान किया, वो हमेशा सत्ता को हासिल करके सत्ता किस तरह से जबरन चलती रहे इसके लिए किया गया। आप पहले बिहार में प्रधानमंत्री होते थे। अच्छा। आपको हिस्ट्री में जाएंगे आज़ादी से पहले। अच्छा, हाँ। तो बिहार के अंदर ये बंगाल, उड़ीसा, ये सब बिहार का हिस्सा होता है। और हिस्ट्री लंबा हो जाएगा तो शॉर्ट में बोल रहा हूं कि गांधी जी ने एक नेतृत्व को यहाँ चाहा था। उन्होंने नाम प्रस्ताव रखा था कि हम चाहते हैं कि फला व्यक्ति ये यहाँ की बागडोर संभाले। उस समय भी जाति का जो मतभेद था, उस समय हमारे राजपूत भाई के एक बड़े कद्दावर लीडर का नाम गांधी जी ने प्रस्तावित किया था। लेकिन एक बड़े भूमिहार भाई हमारे जो है, उनके एक कद्दावर नेता जो उनके भी बहुत प्रिय मित्र थे। लेकिन जब सत्ता की बात आई तो फिर वो मित्रता जो है वो शत्रुता की तरफ चली गई। और उनके जो खेमे के लोग थे, उन्होंने गांधी जी की ख्वाहिश या उनका जो ऐलान था उसको भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे पहले राष्ट्रपति थे इसी बिहार की धरती से, और वो कांग्रेस के बिहार के रहनुमा नवाज होते थे, और सदाकत आश्रम में वो चिट्ठी गांधी जी की पढ़ी गई थी। और उसके बाद भूमिहार भाई की तरफ से जो लॉबी थी, उन्होंने खुलाम गांधी जी के इसका विरोध किया था। और इतना विरोध बढ़ा कि गांधी जी को उस नाम को ड्रॉप करके फिर भूमिहार जमा। तो इसमें राजनीति में भाई भाई को जैसे लगाने का कार्य करती, जैसे आपने बताया
तो भाई भाई को लड़ने का काम करता है क्या इसमें? एकदम। जब राजनीति को हम सत्ता हासिल करने के लिए जब देखेंगे, नजरिया इंपॉर्टेंट है। अच्छा। हम सेवा के नजरिए से दे रहे हैं या हम हुकूमत करने और हम हुक्रमा बनने के हैसियत से देख रहे हैं। तो नजरिया आपका हुकूमत बन करके अपना राज ठाट, अपना बोल बच्चन अगर बनाने की मंशा है तो फिर कहीं विकास नहीं होता। अच्छा। ये तो मतलब पॉइंट रखती है कि विकास हो ही नहीं सकता है। हाँ। क्योंकि वो तो उसी सर्किल में राउंड टू राउंड होगा कि भाई अभी तो हम बने हैं, अब हम बने रहें, इसके लिए लॉबी होती रहती है। पहले बनना है और बनने के बाद हम डिस्टर्ब नहीं हो, उसके लिए जो लॉबी जो भी उसको चमचागिरी बोलिए, मक्खनबाजी कीजिए, हाँ, कुछ भी जो केंद्रीय नेतृत्व को कैसे हम स्थापित रहे। जैसे अब देखिए कोई विधायक है, वो पहले टिकट के लिए सब सीमा पार करता है। जब विधायक बन जाता है तब वो फिर अपने नेता से, जो उसका नेता होता है, जो मुखिया होता है, उससे जब तो बोलेगा नहीं, उससे लड़ेगा नहीं। मान लीजिए बच्चा भी जब रोता है तब ना उसको माँ, हाँ, उसे दूध मिलता है। बच्चा रोना बंद कर दे तो माँ भी फ्री हो जाएगी। आजकल टीवी पे 24 आवर चलता रहेगा। तो ये नेचर है ह्यूमन कंडीशन का। तो जब आपका डाइवर्सन इमेज गड़बड़ाएगा तो फिर आपको विकास और सेवा खत्म हो जाता है। और जैसे ही सेवा का भाव खत्म हुआ तो हुआ कि भाई हमको तो नेताजी ने टिकट दिया है, और टिकट का भी दावेदार बहुत सारा है। अब अगर सरकार में है तो उनको फिर मंत्री बनना है। तो हम अगर अपने मुख्यमंत्री के यस मैन अगर नहीं होंगे अपने नेता के, अच्छा, तो कल हमको फिर वो जगह नहीं बोलेंगे, बहुत बोलता है, बहुत बड़ा नेता बनता है, विकास की खाली बात करता है। तो क्या इसमें भी जैसे कि नया शब्द आता है, चाटुकारिता आती है, हाँ। तो क्या इसमें भी ज्यादा होती है ये चीज? एकदम एकदम। इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? हम तो 99% इसमें चाटुकारिता ही मानते हैं। अच्छा, चाटुकारिता ही मानते हैं। 1% जो समाज को सही में कुछ परिवर्तन करने, कुछ देने को लिए, कुछ दिल से, आत्मा से जो खिदमत करने के लिए आते हैं, उनको या तो समाज भी जो है उनको हाशिए पे छोड़ देता है। अच्छा। क्योंकि वो भी मिसाल नहीं बन पाते हैं। एक होता है कि समाज के लिए लड़ गया तो समाज उनके साथ खड़ा हो जाए, ये भी बहुत रेयर देखा गया है। वो तो प्रलोभन में कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। जैसे कोई आकर के बता दिए कि हम तुम्हें ये चीज, इस चीज को एक्स दे रहे हैं, तुमको वाई के बदले मिल रहा है। हाँ। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा जिससे कि आपको सुविधा मिल रही है, लेकिन एक्स के बदले आप अपने आप को जो है पीछे खींच देते हैं, क्योंकि एक्स तो मुझे खुशी दे रही है कुछ पल के लिए, लेकिन वाई को जो है सो आपको मिलना मुश्किल हो जाता है। क्या यही हो रहा है क्या? मैं क्योंकि नाम नहीं लूंगा कि सरकार क्या सुविधाएं देती है, अगर मैं बोलूंगा तो अपने चैनल के माध्यम से हो सकता है मुझ पर आलोचना हो। सही बात। तो उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, इसी एक मंत्री थे, हमारे मित्र थे। अच्छा। लालू जी का दौर था। अच्छा। तो क्योंकि मैं लालू जी के साथ भी रहा हूँ, बहुत मैं रहा हूँ नहीं, उनको मेरी जरूरत थी। अच्छा, लालू जी के साथ? जब मैं रामविलास जी के साथ होता था 2004 से। अच्छा। तो जो 2005 की फरवरी की जो चुनाव हुई थी, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थे, लालू यादव रेल मंत्री। हाँ, उस टाइम बनाया गया था उनको। तो हम लोगों ने बिहार में एक कॉम्बिनेशन बना के पासवान जी के साथ एक ऐसा स्ट्रेटेजिकल स्ट्रेट किया गया कि हम लोग के साथ जो विधायक आए, 29 विधायक जीत के आए और सरकार राबड़ी देवी की गिर गई। अच्छा। फिर हमको शाम में जिस दिन रिजल्ट था सबको, विधायक लोगों को, तो हमको भी खबर आया कि आपको पासवान जी बुलाए हैं शाम में 7 बजे, किसी है, अच्छा, उसमें रहना। तो एज यूजुअल क्योंकि इस तरह का कोई प्रोग्राम होता था तो बुलाया ही जाता था। हाँ, बिल्कुल। तो हम भी कहीं क्षेत्र में थे, किसी विधायक के ही जो उम्मीदवार थे जिनको हम मदद कर रहे थे, उनका रिजल्ट भी हम वहाँ देख रहे थे कि क्या होता है। अच्छा। तो जब पहुंचे तो हमको लगा कि सब विधायक सब आएंगे तो उनका वेलकम होना है, एक सेलिब्रेशन होगा, सरकार गिर गई है, सरकार गिर गई है, यही बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी बात थी। तो लालू जी उस समय तो पूरा ये थे कि क्या कर लेंगे, वो वोट कटवा समझ रहे थे। अच्छा। प्रचार भी यही होगा।
तो मैं आया तो आदाब सलाम हुआ, बहुत सारे विधायक भी आ रहे थे, सब बेचारे जो होता प्रणाम पाती आशीर्वाद, क्योंकि हम लोग उनको जिताने के लिए बहुत मेहनत किए थे उनके रूप में। पासवान जी के साथ जब हम गए थे तो मेरी भी ख्वाहिश थी विधायक लड़ने की। अच्छा। हमारे पिताजी पार्लियामेंट लोक दल आरा से भी लड़े थे, सहरसा से भी लड़े थे, तो कई क्षेत्र था अपने पास। तो पासवान जी हमको बोले कि देखिए आप लड़ने के लिए तो कोई मसला नहीं है, आप जो यहाँ से लड़ना चाहिए आप लड़ लीजिए, लेकिन मेरा एक अपना मन है वो कुछ आपको बता दें। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि देखिए आज तक जो है विधायक बहुत बने हैं, एमपी बहुत बने हैं, लेकिन लीडर नहीं बना है। विधायक बने लीडर कोई नहीं बना। हाँ, मुसलमानों का, अक़लियतों का। अच्छा। हाँ, जो उनके नज़र में होता था, लेकिन हम कभी हमेशा अक़लियतों की सिर्फ बात नहीं किया, हमने हमेशा दलितों की, पिछड़ों की, शोषितों की, हाँ चाहे शोषण में फॉरवर्ड क्यों नहीं है, उसके लिए भी मैंने आंदोलन किया है कि आर्थिक रूप से जो पिछड़े फॉरवर्ड हैं उनको भी 10% आरक्षण हम लोग का डिमांड था, उसके बाद ये लागू हुआ। अच्छा, उस टाइम में ये डिमांड जी 2000 उसके बाद से ही डिमांड थी। 4 में जैसे एंट्री आपने उनसे लिया है, उसके बाद ये डिमांड हुआ कि मिलना चाहिए। जी मिलना चाहिए, उसके हम लोगों ने इसको बहुत, और धीरे धीरे ये बात बढ़ती गई और 2015 में तो हम विधानसभा में गेट तोड़ के घुस गए थे। अच्छा। जिसमें हमको गिरफ्तार किया गया था। फिर हमको नीतीश कुमार और लालू जी की सरकार थी, उन्होंने कहा कि भाई ये रोज हम लोग कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन, गांधी मैदान ये वो पूरा कर रहे थे, चल ही रहा था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तो रोज कुछ ना कुछ हंगामा कर रहे हैं, इनको जेल भेज दिया। दूसरा ऑप्शन ढूंढ रहे थे कि 2-3 महीना ये रहेंगे तो चुनाव हो जाएगा तो ये मसला खत्म होगा। हाँ, क्योंकि उनको ये डर हो रहा था कि फिर मुस्लिम का इशू ज़्यादा बढ़ेगा या पिछड़ों का, अब अगली का भी बात कर रहे हैं तो नया लॉबी स्टैंड करेगा। दलित टोला सेवक वाले का इन्होंने नौकरी खत्म कर दिया था, तो उसकी लड़ाई भी हम लड़ रहे थे। एक दिन उन लोग को लेके हम मुख्यमंत्री आवास के गेट में भी घुस गए थे। अच्छा। हाँ, वहाँ भी डिटेन हुआ था। तो सब है न्यूज़ के इसमें और मीडिया। अच्छा, उस टाइम जो चल रहे थे तो न्यूज़ में आते हाँ सब कुछ। हाँ सब। एक दिन हम लोग रात में जो है चले गए थे, मदरसा टीचर का 2400 कुछ मदरसा का डिमांड था, उसको रेगुलेट करने का। उसके बहाली के बाद उन लोग की सैलरी नहीं हो रही थी, तो बहुत सारा डिमांड था, तो हम सबको लेके मुख्यमंत्री आवास में रात में घुस गए थे। अच्छा। हाँ, एक दिन दिन में गए थे तो फिर वहाँ अल्टीमेटम दे के चले आए थे। लेकिन फिर देखा कि ये टल रहा है, तो यहाँ उन लोग की जदयू विधायक दल की और आरजेडी के विधायक की अंदर में मुख्यमंत्री आवास में मीटिंग चल रही थी चुनाव को लेकर। तो मुझे सूचना मिली और मैंने कहा कि नहीं ठीक है, तो हम लोग विधायक के साथ ही मुख्यमंत्री को अंदर बंद कर देते हैं। हम लोग पहुँच गए, जिसके बाद फिर हम लोग की गिरफ्तारी हुई। मगरिब का समय हो गया था, हम लोग मिलने का डिमांड कर रहे थे। हम बोले थे मिलिए, हमारा मुख्यमंत्री है तो हम मिल क्यों नहीं सकते? हम मिल क्यों नहीं सकते? तो हमारी बात तो सुनिए। सही बात है। बीच में हो सकता है कि बात कोई क्रॉस कर दे रहा होगा, क्योंकि दिमाग लगाने वाले का तो बीच में बहुत सारे लोग होते हैं। बहुत सारे लोग। मान लीजिए मुख्यमंत्री को दिक्कत नहीं है, लेकिन वो सही तरह से ब्रीफ भी कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमारा डिमांड था कि मिलिए, हम लोग मिलने के लिए, कोई यहाँ पे लड़ने के लिए तो आए नहीं है, अधिकार रखते हैं आपके साथ। तो खैर, तो मगरिब का समय हो गया था, तो हम लोग मगरिब की नमाज वहीं पढ़े। फिर पुलिस प्रशासन के द्वारा हम लोग को जबरन वहाँ से गोदी में उठा करके जो है, तो उसका भी सारा न्यूज़ वीडियो में सब है। फिर हम लोग को सचिवालय थाना में लाया गया। और इसके बाद नीतीश कुमार ने एक चीज़ किया, और उसमें लालू जी का सहयोग था कि जब वो समझ गया कि जब विधानसभा में जो बता स्टोरी गया था, विधानसभा में जब मैं गया था, जब वो गिरफ्तार किया गया, सचिवालय थाना में रखा गया, तो शाम तक ये था कि इनको शाम हाउस खत्म होने के बाद, जैसा अमूमन सबके साथ होता है, रिलीज कर देना है, बॉन्ड बना। अच्छा। लेकिन शाम के बाद ये उनको झाजी थे इंस्पेक्टर, उनको निर्देश आया लालू जी सीएम की तरफ से, क्योंकि बाद उसने तो कहा कि हम मजबूर हैं, तो ऊपर से आदेश आ गया है कि आपको भेजना ही है। अच्छा। हाँ, और कड़े राइटिंग में लिख करके भेजना है। अच्छा। हाँ, मतलब ऐसा धारा लगाना है कि निकल नहीं। हाँ, जिसका आपको यहाँ भी बेल कोई गुंजाइश नहीं मिलेगा। अच्छा। तो खैर, तो उन्होंने हम पे 10 साल तक का, जबकि कोई उसका गैर वाजिब था उसका, तो 10 साल तक के सजा का एक्ट उन्होंने धारा लगा दिया।
और जो होता है सारा फॉर्मेलिटी करके हम लोग को टीम के साथ जेल भेजे, कोर्ट भेजे। अच्छा। तो क्योंकि मैं अधिवक्ताओं की भी हूँ, एडवोकेट भी हूँ और अधिवक्ताओं का नेता भी हूँ, हमारा राष्ट्रीय अधिवक्ता संघ है, तो उससे हम लोग एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की बात कर रहे थे। अच्छा। क्योंकि हमारा मानना है कि एडवोकेट जो है वो न्याय का एक हिस्सा है, तो एडवोकेट को हटा दें तो कितने लोग को न्याय मिल सकता है? बिल्कुल नहीं मिल सकता है। तो इसीलिए एडवोकेट को ऑफिसर ऑफ द कोर्ट भी कहा जाता है। तो हमारा कहना था कि सिर्फ हम ये ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कह देने से तो काम नहीं चलेगा ना। वकीलों की जो दिन दहाड़े हत्याएं बहुत बढ़ गई थी, आज भी हत्याएं बढ़ गई है। अभी भी जो है सुल्तानगंज में कोई 10-15 दिन पहले कुछ दिन पहले गोली मार दिया गया, गोली रोड पे जो है मार दिया गया था। तो हमारा ये कहना हुआ कि भाई आप एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लागू कीजिए और इसमें कम से कम ये कीजिए कि भाई अधिवक्ता जो न्याय की लड़ाई लड़ते हैं तो हमारा दुश्मन मैक्सिमम तो हमारे केस के कारण होता है। किसी मुजरिम को हम सजा दिलाते हैं वो हमारा दुश्मन हो जाता है। तो हमको जिंदा में आप कुछ नहीं दे रहे हैं। ऐसे तो हमने फर्स्ट इनरोल होने वाले वकीलों के लिए हमने कहा था कि कम से कम 7,000 का स्टाइपेंड दीजिए। अच्छा। 5 साल तक कि स्ट्रगल फर्स्ट फेज में इकोनॉमी कुछ उसको हेल्पफुल हो जाए। और क्योंकि ये न्याय का एक हिस्सा, न्याय का पार्ट है, तो न्याय का पार्ट है, न्याय का हिस्सा है, तो इसलिए जो नए वकील आते हैं उनको बड़ा संघर्ष करना पड़ता है 4-5 साल तक, क्योंकि उनके पास कुछ रेवेन्यू का जनरेशन नहीं होता है और वो सीनियर के अंडर में बहुत ज़्यादा वो, तो 50% से ज़्यादा हमको लगता है कि जो वकील होते हैं एडवोकेट बनते हैं फर्स्ट इनरोल में, वो 50% 2 साल जाते जाते वो छोड़ देते हैं। अच्छा। ये भी एक उसको दिखते क्यों, कुछ तो रीजन होगा उनको छोड़ने का, स्ट्रगल देख के छोड़ते होंगे या फिर स्कोप इसमें नहीं है? नहीं, स्कोप तो हमेशा है। अच्छा, तो छोड़ने का रीजन क्या होता है? एक्चुअली ये सर्विस जो है, अच्छा। ये सर्विस, ये कोई प्रोफेशन नहीं है। अच्छा। एक तरह का एक सर्विस है, ठीक है, खिदमत जिसको बोलते हैं। तो सर्विस में आपका जो फर्स्ट इम्प्रेशन और केस के संबंध में, जब तक के कोई भी क्लाइंट होता है वो चाहता है कि मैच्योर एडवोकेट हमारा केस लड़े। फ्रेशर जैसे सुनता है तो सोचता है कि भाई तो फ्रेशर है, तो भरोसा नहीं होता है। भरोसा नहीं होता है तो कोई भी अपना केस देना नहीं चाहता है। ये तो समस्याएं आती है। केस नहीं मिलेगा तो फिर वो बेचारा सर्वाइव कैसे करेगा? टाइप, अब मान लीजिए सीनियर के यहाँ है तो बेचारा कभी टाइप करा रहा है, कभी आगे पीछे 100-200 से क्या समस्या होने वाला है। तो इसलिए 60-70% हमको लगता है कि ये उसमें से बैक हो गया। अच्छा। जो आते हैं उसमें 30-40% अप्रोक्स स्टैंड सर्वाइव कर पाते हैं। अच्छा। और उनको भी बड़ा लंबा स्ट्रगल होता है। तो इसलिए मेरा था कि कम से कम 7,000 आप स्टाइपेंड देंगे तो कम से कम बेसिक अपने आप को जो उसका नीड, उसका जो खर्च है आने का जाने का जो स्ट्रगल है, कुछ हेल्प उसको हो जाएगा। क्योंकि वो एक न्याय का पार्ट है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा। अगर हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें न्याय का स्तंभ बहुत ऊंचा है। अगर न्याय खत्म कर दीजिए तो फिर ये एक तरह से तो ही हो गया, अपने देश हो गया। अपने देश को तो लोकतांत्रिक भी कहा जाता है। जी, इसीलिए इसका जो परचम बुलंद है वो इसी कारण पूरी दुनिया में बुलंद, सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है हम लोग। तो इसलिए हमारा डिमांड था कि आप उसको दीजिए। तो खैर इन्होंने उसको नहीं माना। फिर हमारा आर्थिक रूप से जो फॉरवर्ड क्लास है उनको 10% आरक्षण की बात थी। फिर हमारा था कि रंगनाथन मिश्रा ने जो सिफारिश किया था 10% अक़लियतों को, मुसलमानों को किया था कि इनकी स्थिति दलितों से भी खराब है, तो उस पर आप 10% दे दीजिए। तो ये सब डिमांड को लेकर थे। तो फिर उन्होंने जेल मुझे कोर्ट भेजा। तो कोर्ट में हमारे जो अधिवक्ता लोग थे उन्होंने जब देखा तो वहाँ एक प्रोटेस्ट शुरू हो गया। और उसके बाद फिर प्रोटेस्ट देख करके जो हम लोग को कस्टडी में लेके गए थे वो सब वहाँ से पिक आउट हो गए, साइड लाइन हो गए।
फिर कोर्ट के सामने हम लोग गए, तो कोर्ट ने कहा कि ये लोग अपराधी तो नहीं है, लोग तो अपने डिमांड पे आपके पास गए हैं, आपको गिरफ्तारी दिए हैं, तो आप इस तरह से क्यों हैवॉक क्रिएट कर रहे हैं। और आपने जो इनके सेक्शन लगाया है, ये सब सेक्शन तो गैर वाजिब, तो जबरन पुलिसिया वर्दी का एक ये सब बेतुका जो है सब बैठाया गया। बैठाया गया। कोर्ट भी रोष हुआ। फिर उन्होंने कुछ इंजरी भी हुई थी हमको, उन्होंने डाटा के भाई इंजरी थी, आपने मेडिकल नहीं कराया, इसका मतलब इंटेंशन आपका दंड उदंड था। अब दायरे में रह के नहीं कर रहे थे। और एक अधिवक्ता के साथ अभी से कर रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि आपको कुछ फेस नहीं करना होगा। तो उस समय एक कंप्लेंट भी हमसे लिया गया था, उस पर डायरेक्शन भी दिया गया था। लेकिन क्योंकि इंस्पेक्टर रोने गाने लगा कि हुजूर हमारा क्या हैसियत है, तो ऊपर से आप जान रहे हैं आपके साथ रहे हैं, तो खैर ये सब बात हुई, तो हमने बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े कि बेचारे की। इन सब होने के बावजूद आप जो है सो मिथिला राज्य के प्रति कैसे रुझान हुआ कि नहीं मिथिला राज्य बिहार से अलग होना चाहिए, इन सब होने के बावजूद? क्योंकि उसी दरमियान जब हम फिर से कस्टडी में गए, अच्छा, तो कस्टडी में हम जाते तो या तो जेल जाते। हाँ। उसके द्वारा क्योंकि बेल मिल नहीं रहा था, मजिस्ट्रेट को बेल देने का पावर नहीं था। उन्होंने कहा कि हम तो रिजेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज जो है देंगे, इस सेक्शन में आपको खुद पता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं कि आपका मेडिकल का रिक्वायरमेंट है, तो आपको चिकित्सक के लिए भेज रहे हैं। पूर्ण के बाद जो है फिर इसमें देखेंगे। तो क्योंकि पुलिस को ही पता, पूरे प्रशासन जो बदमाशी किया था इस तरह का, उसको पता चल गया था कि भाई कोर्ट भी हमारे पक्ष में नहीं है, और हम पे उल्टे इल्जाम ठोक दिया जाएगा। काफी खफा है इस तरह के हरकत से। तो फिर प्रशासन भी बैक फुट पे आ गई थी, और फिर हमको पीएमसीएच भेजा गया। तो पीएमसीएच जब भेजा जा रहा था, उसमें एक तरह का आप इंटरटेन बोलिए, मजाकिया बोलिए। अच्छा। तो जिस वाहन से हम लाए थे, उस वाहन में और भी कुछ लोग को तो जेल जाना था। अच्छा। तो उसने कहा कि हम आपको पहले भेज दें पीएमसीएच, तो इन लोग का देर हो जाएगा, जेल बंद होता है। हम बोला कि यार ऐसा करो यार, हम सुने हैं कि जब तक के आदमी को जेल का मोहर नहीं लगता है, एंट्री नहीं होता है, तब तक जो है बड़ा लीडर जो है वो शायद नहीं बन पाता। अच्छा। तभी माइंड में आपको आया था। अच्छा। तो कहते हैं कि जब तक जेल नहीं जाएंगे तब तक मुख्यमंत्री और इस तरह के स्ट्रक्चर के ऊपर आप बड़े लीडर के रूप में नहीं बनेंगे। तो हम बोला यार ऐसा है कि पहले हमको भी ले चलो। अच्छा, ये धारणा बनी हुई है कि आप जेल जाओगे तभी नेता बनोगे? है कि ये है। नहीं, हम लोग आंदोलनकारी गांधी जी के चलने वाले हैं, तो कम से कम उनका जो एक है कि एक अंश होनी चाहिए, तो उसको तो हम पूरा करें, क्योंकि आंदोलन में ही थे। हम लोग तो जो गरीब गुरबा है, जो समाज के पीड़ित है, उनकी लड़ाई अपने स्वार्थ किया, अपने जमीन जता की तो लड़ाई लड़ नहीं गए। तो खैर, तो वो लोग भी सब हंसने लगा। फिर हमको भी जब लोग छोड़ने गया, तो पहले हम वहाँ गए, जेल गए तो बेचारे जेलर बोले मैं वकील के ही ड्रेस में था। अच्छा। वकील साहब आप कहाँ आ गए? वकील के ड्रेस में? हाँ, मैं वकील के ही ड्रेस, उसी में आंदोलन ही किया, उसी ड्रेस में ही था, ड्रेस ही नहीं उतारा था। वही मेरी पहचान है। तो वहाँ भी बहुत सारे बेचारे मिल गए, सर देखिए मेरा हाईकोर्ट में फंसा हुआ है, मेरा ये मसला है, मेरा वो मसला है। फिर जेलर साहब बोले कि अरे सर आप कहाँ यहाँ आ गए हैं। अच्छा, एक वकील होने के नाते से आप दूसरे को बचाते हैं कि तुम्हें जेल नहीं जाना है, उस समय आपको कैसा लगा था वकील होने के नाते? हमको बहुत सम्मान लग रहा था कि हम भी गांधी जी के रास्ते पे जो एक कदम है, एक पहला कदम। अच्छा। एक आदमी जुबान से बोलता है। हाँ, सही बात है। ठीक है। हाँ, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमको भेज दो। और एक जा करके उतना दिन तक आप उसको फेस करते हैं, ऑब्जर्व करके उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं। तो आपका भावना एक आपके ऊपर लगा होगा, नहीं जेल भी गया है। तो सम्मान का बात यह है कि हम आंदोलन में जेल गए, हम किसी लूट में नहीं, डकैत में नहीं। हम आवाम, गरीब गुरबा, अधिवक्ता, जो अगड़ी जाति को जो जिससे निगलेक्ट किया जाता है, अब अगड़ी आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो जो क्रीमी लेयर के ऊपर आप उनको कीजिए। लेकिन जो जिनका झोपड़ी है,
मान लीजिए कि हमें मिथिला में घूमिए, अच्छा। गांव का गांव, झोपड़ी झोपड़ी, हाँ, अभी भी ये बाढ़ से टीन भी नहीं मिलता है। हम्म, हाँ, हम लोग कोसी उसी के बांध के उधर जाए, सीमांचल तक चले जाइए, हाँ, तो टीन मतलब खाली फूस, अभी कुछ देख रहे हैं कि टीन आ गया, तो ना के बराबर मास लेवल पे। मास, हाँ। हाँ, मास लेवल पे। तो उसमें राजपूत भाई भी हमारा है, झोपड़ी में पड़ा हुआ, हमारा भूमियार भाई भी, हमारा ब्राह्मण जाति भी है। तो आप एक लिस्ट बना रहे हैं कि कौन पिछड़े हैं और किनको जगह मिलना चाहिए, मान लीजिए घर का, तो आप जाति आते ही आप घर गिनती नहीं करेंगे, ये बात हमको बड़ी कचोटती है। अच्छा, ये खटक रही थी। हाँ, कचोटती है कि ये तो ह्यूमन राइट्स का कैरेक्टर नहीं हो सकता। हाँ, दलित तो हमारे भाई हैं, उनको जो विशेष रिजर्वेशन मिलना है वो तो मिला है, वो अधिकार तो मिल रहा है। तो लेकिन जो फॉरवर्ड भाई हैं उनको मान लीजिए नौकरी में नहीं मिल रहा है, तो कम से कम रहन सहन है, मान लीजिए कि उनकी मनोभक्ति विचार ज्यादा एडवांस है। अच्छा। आपका यही कहना है ना? हाँ, हाँ, तो कम से कम रहन सहन से अगर वो बहुत पिछड़ा है, और दूसरे को अगर फूस की जगह पे एक इंदिरा आवास मिल के एक रूम का कम से, तो उनका भी तो अधिकार बनता है। अधिकार मिलता है। उनको जाति के नाम पे काट देना, तो मतलब कि आप तो ईश्वर का अपमान कर रहे हैं, प्राकृतिक का अपमान कर रहे हैं। यहाँ तो प्रकृति तो सेकेंडरी हो जाता है, पहले तो आप ये कास्ट सिस्टम ला देते हैं कि तुम फलाना हो तुम ठिकाना। तो ये हमको हमेशा से ये पसंद नहीं आया है कि ये अनइक्वलिटी, और हम इस्लाम को मानने वाले हैं, और इस्लाम में ये अनइक्वलिटी को बहुत हार्ड लाइन से जो है वो ये किया गया है। अच्छा। रोका गया है। हमें तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर आप खाप करके सो रहे हैं और आपका पड़ोसी भूखा सो रहा है, तो आपके ऊपर रात भर फरिश्ते जो है बदुआ करते हैं। हाँ, ये कभी मार्क्सिज्म थ्योरी में भी आते हैं, और विल फ्रेड, बहुत सारे ऐसे थिंकर जो है, सो वेबर वगैरह भी कहते हैं, प्रोटेस्टेंट का जो बात किए थे उससे भी यही चीज कहते वो हैं। हमारे नबी हुजूर साहब ने इतना पड़ोसी के बारे में, अब पड़ोसी कोई भी है, इसमें कुछ नहीं किया गया है कि पड़ोसी मुसलमान ही होना चाहिए। हाँ, ये जरूरी नहीं है। हाँ, पड़ोसी कोई भी इंसान हो, हाँ, दलित हो, आप दलित है, पिछड़े हैं, आप उसके साथ किसी काम के हीन भावना से आप उसके साथ घृणा नहीं कर सकते। अगर भाव से आप देख नहीं सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो इस्लाम में आप जो है दोषी हैं। अच्छा। आप सजा के योग है, आप पे जो है कृपा नहीं होगी। अच्छा। क्योंकि वो भी एक इंसान है, वो अपने काम को जो है दायित्व को जो उसको, क्योंकि रिस्क का मालिक, रोजी जो हम लोग कहते हैं, हाँ, इसका मालिक हमारे यहाँ कहा जाता है कि वो ऊपर वाला अल्लाह है। अच्छा। हर इंसान का, चाहे किसी भी धर्म को मानने वाला हो चाहे नहीं मानने वाला हो, सबका वो किसी में भेदभाव नहीं करता। हाँ, कुछ लोग हम लोग ये है कि भाई कुछ लोग उनको पहचान चुके हैं, कुछ लोग गुमराह हैं। हाँ, कुछ लोग एक को पहचान करके उसके साथ खड़े हैं। हाँ, कुछ लोग जो उसके नीचे जितने भी उनके मंत्री संतरी सबको भगवान समझ करके उनके पीछे लगे हुए हैं। हाँ, जबकि सनातन में भी हम लोग भी पूरे सनातन रहे हैं। सनातन को जब पढ़िएगा तो सब संस्कृति, और जब हम लोग एक अल्लाह की बात करते हैं, तो सनातन के जितने भी वेद हैं और जितनी भी किताबें हैं, उसमें ओम ही आपको जो है सर्वश्रेष्ठ मिलता है। और आज तक ये भी एक मनुवादी विचारधारा, ये सब अपने से ग्रंथ को गथा गया है, उसमें अपने सुविधा अनुसार ऐड किया गया है, हुकूमत करने के लिए, डोमिनेट करने के लिए ये सब छेड़छाड़ हुई है। अब देखिए कि ओम के बारे में जब भी लिखिएगा, पढ़िएगा कहीं भी, तो उसके बारे में कहा जाएगा वो निराकार है। हाँ, ये कहा है। तो इसीलिए आज तक उसको कोई रूप नहीं बना सके। अगर वो ये नहीं लिखा होता कहीं कहीं जगह, मतलब एक किताब में नहीं है, कई किताबों में उनके वर्णन में जो ओम सर्वशक्तिमान है, जो सारे ब्रह्मांड का रचयिता है, वो निराकार है, अदृश्य है, वो अदृश्य है। उसको आप किसी कल्चर में, किसी स्ट्रक्चर में कह दी, यही डिफिनेशन जो अल्लाह के लिए इस्लाम में, इसीलिए उनका भी स्ट्रक्चर नहीं है। अब क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के धन की उगाही नहीं होगी पूजा पद्धति में, क्योंकि आप जब जाएंगे तो किसी का इमेज लेके ना भय खाएंगे, कि क्रिएट होगा कि ये आपके देवता खड़े हैं, अगर इनको खुश कर दिया, चढ़ावा जैसा होगा उतना ये खुश होंगे आपसे, हम मेहरबान होंगे आप पे। अब वो स्ट्रक्चर किसने देखा, किसका है, इसमें बहुत कंट्रोवर्सी, क्योंकि फोटो युग भी जो है कब आया है आप इतिहास में देख लीजिए। ये तो अपने सुविधा अनुसार से बनाया गया है, जहाँ तक ये जो है, तो जो आप जिसको आप मूर्ति, जिसका आप समझ रहे हैं कि ये फला है,
ये शंकर जी है, ये प्रहलाद कृष्ण जी हैं, तो उनको कौन देखने वाला था? उसके बाद वो संस्कृति इतिहास कितना 100 साल पहले का है, और मूर्ति का कैरेक्टर कितना साल पहले का है, फोटो का स्ट्रक्चर कितना साल पहले का है। हाँ। तो अब ये धर्म में धंधा, जैसे किसी भी धर्म में जब धंधा चला आता है तो वो ये धर्म जो है वो फिर धर्म नहीं रहता, ठीक है ना, फिर वो शोषण का जरिया हो जाता है। तो धर्म नहीं अब धंधा बन चुका है। बस जिस दिन धर्म बन जाएगा उस दिन सबके अंदर एक मेल हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, मोहब्बत हो जाएगी, एकताई हो जाएगी, इंसानियत के लोग बात करेंगे, एक दूसरे की हमदर्दी की बात करेंगे। क्योंकि धर्म तो एक दूसरे इंसान की खिदमत करने की बात करता है। धर्म कभी धंधा बढ़ाने की बात नहीं करता। आपको जिस चीज में खुशी है, हाँ वो कीजिए, हाँ जिस चीज में खुशी मिले कीजिए आप। धर्म तो ये कह रहा है कि आपके पड़ोसी अगर खाया नहीं है, आपके पास कल का खाना है, तो आप उसको दे दीजिए। आप रख के सो नहीं सकते हैं। आप बताइए, धर्म पे कोई जाएगा तो आप किसी का कोई पड़ोसी से भूखा रहेगा? मार्क्सिज्म ने एक थ्योरी भी कहा था कि अगर गुलाम बनाना है तो धर्म को, जो अफीम भी कहा था, उसका नशा पिला दीजिए। सबसे बढ़िया कहा था कि मार्क्स जो दिया था, तो धर्म एक अफीम है। अब आगे वो सत्य कहीं ना कहीं बैठता है। तो जब हम बिहार से अपने पटना से जब गुजरते थे, तो पासवान जी का आपको बताया ही हमने। पासवान जी के साथ जब वो आया, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया, तो मीटिंग हुई, तो हमको ये पता नहीं था। हमको बगल में पासवान जी बैठा है, अपने बैठे, एक आदमी और थे, पीसी शुरू हुई, सबने कहा कि पासवान जी चाबी आपके पास है। क्योंकि हमारे सभा जो संख्या थी उसमें अगर हम आरजेडी की तरफ जाते तो सरकार उसकी बन जाती, अगर एनडीए की तरफ जाते तो सरकार उसकी बन जाती। तो 2 ताला है, एक चाबी है जो आपके पास। अभी चाबी से किसका ताला खोलिएगा, मतलब सरकार किसका है? तो पासवान जी ने कहा कि जो हमारे मुस्लिम नेता को मुख्यमंत्री मान लेगा उसका हम सरकार बनाएंगे। तो पासवान जी ने हमको यही कहा था कि आप मतलब ये हम चाहते हैं आप मेरे साथ पूरा बिहार कैंप कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमको आप, साथ में आप लीडर के रूप में आप विधायक बनाइए, जिताइए। अच्छा, हम लोग की सरकार बनेगी तो फिर ऐसे ही आप हाउस में चले जाएंगे, उसके लिए लड़ने का क्या जरूरत है? अच्छा, उनका विचार ये था। हाँ, अच्छा। लेकिन आप लड़िएगा तो एक विधानसभा ही में आपको कांस्टेंट करना पड़ेगा, फिर वही विधायक बन के आप रह जाएंगे। तो मेरी इच्छा ये है कि हम पूरा बिहार का आपको एक फेस बनाना चाहते हैं और आप विधायक बनाइए। अच्छा, तो फिर हम बोले कि आप सोच लीजिए। फिर हमने अपने लोग मशवरा किया, फिर हमने सोचा कि पासवान जी हमसे क्लोज हैं, पारिवारिक भी पासवान जी हम लोग से बहुत जुड़े रहे थे। इमरजेंसी में पासवान जी हमारे ही घर पे रहते थे कलकत्ता में। कर्पूरी जी भी रहते थे। कर्पूरी जी से रिश्ता हमारा दादा पोता का। अच्छा, कर्पूरी जी साहब का दादा पोता का रिश्ता? हाँ, जो कर्पूरी जी का म्यूजियम बना हुआ है। अच्छा, तो जब कर्पूरी जी होते थे तो हम, क्योंकि कर्पूरी जी ने हमारे पिताजी को, नूर अहमद साहब को, उन्होंने अपना बेटा डिक्लेयर कर दिया था। अच्छा, कि ये भी मेरा एक बेटा है। और इमरजेंसी में कर्पूरी जी कलकत्ता बंगाल में थे, तो पूरी तरह से हम लोग के, हमारे पिताजी के साथ रहना, क्योंकि उनके पास तो बहुत बड़े बड़े लोग थे, लेकिन उन्होंने उनको अपने भरोसे के लिए, समाज के लिए चुना। ये बहुत बड़ी बात है। आपके कोई भरोसा करे, इतना बड़ा नेता जो मुख्यमंत्री भी थे बिहार, उसके बाद इमरजेंसी का मसला था, वो आप पे भरोसा कर रहा है इस तरह से, तो ये एक्सेप्ट करना ये बहुत बड़ी चीज। तो खैर, तो उनके बाद जब जाते थे तो हम लोग को बस दादा पोता वाला रिश्ता होता था। वो गोदी में खिलाना है, बैठा करके अपने गोदी में ही हम लोग के लिए अंडा बनवाना, ब्रेड बनवाना। अच्छा, वो तो चलते रहता है। हाँ हाँ हाँ, रामनाथ ठाकुर जी जो अभी केंद्रीय मंत्री हैं। अच्छा, हाँ, उनकी पत्नी होती थी, और वो बेचारी जो चाची थी वो हमको भतीजा ही के रूप में, अच्छा, हाँ, जाते के साथ ही जो होता है, बस हमको कभी फर्क नहीं बुझा। अच्छा,
पूरा घर उनका जितना पूरा फैमिली अच्छा आज भी उनके जीने में, उनके यहाँ कुछ, हमारे यहाँ जीने मरने, अच्छे बुरे सब में हम लोग अच्छा संबंध बना हुआ है। हाँ वो वही रिश्ता बना हुआ है। मतलब जो कर्पूरी जी ने रिश्ता बनाया था, वो रिश्ता हमारा आज भी चल रहा है। चल, और हमको उम्मीद है कि हमारे बच्चों का भी हाँ ऐसे ही चलते रहे, ऐसे चलता रहे। हाँ। और मुख्यमंत्री तो बहुत बने, और कर्पूरी ठाकुर जैसे मुख्यमंत्री कई 100 सालों में आते हैं। उनको जन नायक कर्पूरी जी शायद ही ऐसे होंगे जो कर्पूरी ठाकुर जैसे मतलब बनेंगे मुख्यमंत्री। उनके गोदी में खेलने का ऊपर वाले ने हमको मौका सौभाग्य दिया आपको, किस्मत की है आपका। हाँ, उनके साथ कुछ सीखने का भी मौका दिया, और उन जैसे सोहबत होती है वैसा थोड़ा गुण भी आ जाता है। तो उसी तरह की उनकी जैसी फिक्र जो है वो भी जो है वो आ गई बचपन से ही। और जब हमारे कर्पूरी जी दुनिया से गए, हमको लगता है कि हमारे पिताजी जितना अपने पिताजी के लिए नहीं रोए होंगे, उससे ज्यादा वो कर्पूरी जी के लिए ऐसा लगाव था उनके साथ। ऐसा होता इस तरह। अच्छा हाँ, ऐसा लगाव था, इतना लगाव था आपको बताया कि कर्पूरी जी ठाकुर थे। हाँ, तो उस लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए उन्होंने एक नौवा का जो है दुकान बिजनेस शुरू किया। अच्छा, और कुछ नौवा को जो है बहाल किया। अच्छा, हाँ, उनको छोड़ दिया दे करके, ये एहसास हो कि भाई हम भी नौवा सर्विस से जुड़े हुए। अच्छा, जैसे फील होता है ना भाई, हाँ, कैरेक्टर तो आपके धंधा से होता। तो उन्होंने एक इस थीम से जो है एक नाई की दुकान बनाई कि हमको भी लोग नाई वाला बोले। हाँ, ये समझे कि हम तुम्हारे साथी हैं, हाँ, भेदभाव नाई नहीं है। हाँ, मतलब कि हम भी कर्पूरी जी के ही हाँ, बिरादरी के बिरादरी के, हैं। हाँ। हाँ, इस लेगेसी को मतलब ये हम बता रहे हैं उनका पैमाना वो बरकरार रखते हुए। हाँ, ये पैमाना उनका था कि उससे उनको फील आता था। अच्छा, तो ये भी उन्होंने किया। तो आज भी हम लोग के उस तरह रिश्ते हैं। तो जब पासवान जी ने कहा ये बात, तो मीडिया में हंगामा हो गया। अच्छा। और उस समय 29 विधायक में एक भी मुसलमान विधायक नहीं थे। अच्छा, तो सबने सवाल किया कि भाई आपका तो कोई भी विधायक मुसलमान नहीं जीते हैं आपके साथ। वो बोले कोई बात नहीं, हमारे साथ नेता है ना जो विधायक जिता के लाए। तो नेता बड़ा होता है या विधायक बड़ा होता है? तो सब बोला नेता बड़ा होता है। तो बस हमारे नेता को जो मान लेगा उसकी सरकार बनाएंगे, वो लोग तय करें। मीडिया वाले ने सब पासवान जी का स्टेटमेंट बगल में हम थे ही, मेरा फोटो लगा करके चलाना शुरू कर दिया। हाँ, कि पासवान ने कहा कि इनको जो हमारे नेता को जो बनाएगा, हल्ला हो गया। अच्छा, तो 3 दिन चला, लालू जी डिनाई कर गए। भाई एनडीए से तो हम लोग को होप था नहीं हाँ, कि वो मुस्लिम मुख्यमंत्री पे वो कंसीडर कर, लेकिन लालू यादव से होप था। अच्छा, पासवान जी को भी थोड़ा होप था कि कहीं नहीं पूरा टर्म तो कम से कम 1-2 साल के लिए बना देगा। लालू प्रसाद थोड़ा सपोर्ट कर देंगे। हाँ, क्योंकि 15 साल तो उन्होंने मुसलमान की वोट लेकर के और बनाया। खैर उन्होंने इनकार कर दिया। फिर पासवान जी ने कहा कि ऐसा है कि ठीक है, ना हमारे पार्टी का हो ना आपके पार्टी को, कोई बीच का कोई लीडर को मुसलमान को। अच्छा, 20 का रास्ता एक चुना जाए। हाँ, अच्छा, क्योंकि हाउस भंग था ना, हाउस ये था ना, डिफेंस था ना। अच्छा, राष्ट्रपति शासन लागू होती है। हाँ, बूटा सिंह थे सिंह गवर्नर, तो सरकार बनाना था। तो लालू यादव ने इसको भी इनकार कर दिया। अच्छा, उनको भी इनकार कर दिया। हाँ। ओ, फिर पासवान जी ने कुछ समय के बाद कहा कि ऐसा कीजिए कि ना हमारी पार्टी का ना आपके पार्टी का, अच्छा, नहीं सॉरी, हमारे पार्टी और आपके पार्टी बीच की पार्टी तो हो, अब आप ही के पार्टी में कोई भी मुसलमान अच्छा, रबड़ स्टाम्प क्यों नहीं हो। क्लियर कर दिया था। ये एक अपॉर्चुनिटी निकल गई थी कि आप लोग के लिए कि नहीं, हाँ। मतलब पासवान जी कहते हैं नहीं, हम मुसलमान एक मुख्यमंत्री बना देंगे, इतिहास में हमको हाँ, इस लेगेसी के लिए याद किया जाए। तो खैर उन्होंने जो है लालू यादव ने वो कहा गया कि भाई आप कोई भी रबर स्टाम्प इतना सारा है ना भाई, 15 साल मुसलमानों का वोट लेके आप इच्छा तराज की है, कुछ समय के लिए बना दीजिए। पासवान जी का ही बात रह जाएगा, क्योंकि अब बात सिर्फ बात रहने पे थी। अच्छा, जुबान की बात थी, जुबान की बात थी। और लालू यादव उसके बाद भी डिनाई कर दिया। ये करने के बाद ही लालू यादव डिनाई कर दिया। उन्होंने अपने पार्टी से भी किसी मुसलमान को अच्छा, इस लायक नहीं समझा कि वो 6 महीना साल भर के लिए भी मुख्यमंत्री
इसकी कुछ वजह तो होगी जो उन्होंने राबड़ी देवी। अच्छा, राबड़ी देवी को हाँ, बैठाना था। बस राबड़ी देवी। वो ये सोच कर हाँ, कि मैं उनका था कि राबड़ी देवी को आप मुख्यमंत्री बना लीजिए, मान लीजिए, अच्छा, बाकी जो आप कहिएगा सब हम मान लेंगे। लेकिन कुछ भी हो खुट्टा हम ही गा रहे हाँ, हैं तो मतलब हाँ, है, हाँ, हाँ। ओहो, हाँ, बाकी बात पे हम बात समझौता नहीं करेंगे, हाँ। उनका ये था। और पासवान जी और बाकी हम लोग भी कोऑर्डिनेट किया कि भाई आप ही अपने पार्टी से बना दिया। पासवान जी बोल दिए है, एक उनका भी जिद हो गया है, तो थोड़ा तो इतना तो आ गए कि भाई आप ही के पार्टी का दे दी। हाँ। तो आपको अपने पार्टी में कोई भी एक रबर, सब तो रबर स्टाम्प है, कोई रबर स्टाम्प को उठा लीजिए, चुन लीजिए, तो उसमें भी तैयार नहीं। तो इसके बाद जो है जो विधायक थे उस समय जीत के आए थे 29 ठो, उसमें 19 ठो पहली बार जीत के आए थे। अच्छा, उस समय कानून ये था कि अगर शपथ नहीं लेंगे विधानसभा में तो फिर वो कभी भविष्य में विधायक भी नहीं कहलाएंगे। शपथ लेना जरूरी है। हाँ, विधायक कहलाने के लिए विधानसभा की फैसिलिटीज काउंट होने के लिए, मतलब पूर्व कैटेगरी में आने के लिए शपथ इम्पोर्टेंट है, सर्टिफिकेट नहीं। तो अब वो परेशान थे कि 3-4 महीना होने वाला है और ये एकदम चल रहा है, हम लोग का क्या होगा, कहीं सरकार हाउस भंग हो गया तो हम लोग तो कहीं की नहीं रहे। तो बीजेपी भी, एनडीए भी अपना लॉबी कर रही थी और फिर आखिरी में उन्होंने उन लोगों को कन्विंस कर लिया कि आरजेडी के साथ अब किसी तरह का आपका सरकार नहीं है, आप मेरे साथ आइए। तो विधानसभा पार्टी टूट करके वो झारखंड चले गए। अच्छा, अगले दिन उनकी डील हो गई थी, गवर्नर हाउस में परेड कराना था। तो लालू जी को पता चल गया, लालू जी ना वीटो लगाए, दिल्ली हॉटलाइन में बात की है पीएम ने, सोनिया जी जैसा नाम आता है। अच्छा, क्योंकि बिना इन लोग से बात किए हुए ऐसा हो भी नहीं सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम साहब वो लंदन में थे यात्रा। अच्छा, उन्होंने वहाँ से 12 बजे करीब फैक्स किया, यहाँ से प्रेम संस्था किया, फिर दिल्ली से किया, फिर उन्होंने करीब 1-2 बजे के आसपास गवर्नर हाउस आया और वो लोग रास्ता भी में थे विधायक। अच्छा, और यहाँ अखबार वालों को रोक के रखा गया था कि हेडलाइन रोक के रखिएगा, हेडलाइन आ रहा है। अच्छा, हेडलाइन डिसाइड होगा उसके रोकने के मतलब। हाँ हाँ, मतलब ये खबर आ रही है, आप आते ही जैसे कि उनको तो लेटर चाहिए ना, मान लीजिए एपीजे साहब नहीं करते सपोज दैट, अच्छा, 1 मिनट में, हाँ, तो फिर मसला फंस जाता। हाँ, बिल्कुल पड़ जाता। इसलिए यहाँ से घोषणा भी नहीं हो रहा था अच्छा, कि उनका साइन किया हुआ लेटर आ जाए, तब ना हम बोलते हैं कि मान लीजिए लेटर भेजें कि नहीं भेजें इन लोग को। हाँ, गवर्नर हाउस से रिलीज हो जाएगा। इसके लिए जो है खैर एपीजे साहब ने उसको अनुमोदन किया और हाउस को बंद कर दिया गया। सुबह जब आते हैं तो सारा वो लोग बिहार पटना इन करते हैं सारे विधायक अच्छा, परेड करने के लिए, तब तक सारा अखबार रंग चुका था कि बिहार विधानसभा भंग कर दी गई। अच्छा, एक रोचक कहानी मैं रोकता हूँ आपको, एक रोचक कहानी आप बताइए, जो बताए थे मैं सुना भी हूँ, और कि आपके पिताजी के साथ कोलकाता में शायद रामविलास पासवान जी कुछ बेच रहे थे क्या, कुछ दिनों तक उन्होंने बेचा वहाँ, ये रोचक कहानी जो आपके मुँह से सुनना चाह रहे हैं। हाँ नहीं, वहाँ पे वो टीपू सुल्तान मस्जिद है, अच्छा, रहमतुल्लाह के पास। हमारे पिताजी यूनियन लीडर होते हैं। अच्छा, यूनियन लीडर वहाँ पे होते थे। होते हैं। अच्छा, होते थे। और वहाँ हाथ रिक्शा वाला, अच्छा, और फुट पर जितने भी जो खोपचा लगाते हैं, फुटपाथ पे जो लगाते हाँ हैं। हाँ, छोटा छोटा ट्रॉली बना करके, और अच्छा, गंजी उंजी सब जो है, अच्छा, हाँ, गमछा उमछा, रुमाल उमाल, अच्छा, बेचता है। आप जाइए में तो आज भी कल्चर चलते है। हैं। तो उसकी के वो यूनियन के लीडर थे, अच्छा, तो सबका लगवाते ही थे, तो 2-4 स्टॉल अपना भी था उनका। अच्छा, तो वहीं शाम में उन लोग बैठते थे। अच्छा, तो बैठते थे, तो बैठे हुए थे, ये पासवान जी ही ने हमको बताया। अच्छा, बहुत लोग के साथ बताया। इत्तेफाक से जब हम पासवान जी के साथ जब जुड़े ना, तो उनको ये हाँ। पता नहीं था कि हम नूर साहब के लड़का हैं जो कलकत्ता यूनियन लीडर। अच्छा, उनको नहीं उनको नहीं पता ओहो। था। हाँ, हम जब पासवान जी के साथ गए थे तो हम अपनी इस पे गए थे। अच्छा। हाँ, अपनी रिलायबिलिटी पे, अपना जो भी स्ट्रक्चर था, हाँ, आंदोलनकारी हो या मुद्दों को लेकर के डिस्कस करके, उस समय हम माइनॉरिटी इशू पे और ये सब जो इशू था इसको उन्होंने डिस्कस किया था। उसका हमने बनाया था कि हर कमिश्नरी में सरकार बनेगी तो दलित और माइनॉरिटी एक यूनिवर्सिटी स्पेशल खोला जाएगा। अच्छा, तो हर कमिश्नरी में होगा। हाँ, और उस यूनिवर्सिटी में सब कुछ होगा, पूरा
एक पूरा यूनिवर्सिटी जो है, जो मेडिकल इंजीनियरिंग, हाँ, जितना भी तरह का ये हब है, उसको एक हब सेंटर कमिश्नरी में बनाया जाएगा। अच्छा। और दलित और माइनॉरिटी को बजट में रिजर्वेशन देने की बात थी। अच्छा। कि जो बजट है, मान लीजिए कि दलित और माइनॉरिटी का जो विकास का मसला है, उसमें हम लोगों ने किया था कि जितना बजट होगा, सपोज दैट 1 लाख करोड़ का बजट है और 18% अक़लियत है, बाकी दलित, तो उतना खर्च होना उन पर तय हो। अच्छा। जिससे कि ये जो 75 साल का जो मोटा मोटी 60-65 वाला गैप था उस समय 2000, इसको धीरे धीरे भरा जा सके। क्योंकि सच्चर कमेटी कह रहा था कि भाई अक़लियत 15% पूरे देश में है और 1% भी उनका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में नहीं है। शिक्षा में बुरा हाल है, मतलब उनका रिपोर्ट में, सच्चर कमेटी आनंद मिश्रा के जी के रिपोर्ट में दलित से भी खराब स्थिति में अक़लियतों को बताया गया था। और इसके लिए मैं कहीं ना कहीं कांग्रेस को जिम्मेदार समझ रहा था, लेकिन फिर उसको रिवाइव किया गया। हाँ, क्योंकि सरकार तो उन्हीं के पास थी, जो चलाएंगे लाइबिलिटी तो उन्हीं को किया जाएगा। जिनके हाथ में सत्ता है वही उन्हीं को लाइबल किया जाएगा। तो खैर, इसमें मामला बढ़ा तो फिर हमने, और लालू यादव को बिहार के लिए, मैं आज तो मैं मिथिला सीमांचल की बात कर रहा हूँ, उस समय तो पूरा बिहार ही गटर बना हुआ था। उस टाइम तो पूरा बना ही हुआ था। हर रोड नहीं होता था, मतलब खाली गड्ढा होता था। हम लोग गड्ढे में रोड खोजते थे। हाँ, वो स्लोगन भी चलता था, रोड में गड्ढा की गड्ढे में रोड। हाँ, स्लोगन चलता था। तो इसके लिए हम लालू जी को दोषी मानते थे, और इसके लिए हम लोगों ने, अक़लियतों को भी उन्होंने ठगा। हाँ, हम ये मानते थे। और ये भी कॉन्क्रीट करते थे कि जितनी भी उनकी शाबाशी है या मुंह से जितना भी उनसे बात सुनना है, बराबर सुन लीजिए, लेकिन जब काम करने पे आएंगे तो एक भी माइनॉरिटी अक़लियतों को उन्होंने स्पेस या कोई कॉन्क्रीट ऑर्डर नहीं किया। तो जिसके लिए मैंने उसी समय जो है रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट में किया था। मैं पहले से बिजनेस मैनेजमेंट का स्टूडेंट था, फिर मैंने स्पेशलाइजेशन रूरल डेवलपमेंट में ही पटना यूनिवर्सिटी से। हाँ, तो मुझे रूरल स्पेशलाइजेशन में इंटरेस्ट काफ़ी आ गया था। और रूरल तो पूरा गटर बना हुआ था। रूरल तक जाने के लिए आप 10 किलोमीटर जो है वो 2 घंटा लगता था, 3 घंटा लगता था। तो जब भी हम लोग जाते थे, या कोई भी उस समय पटना से जो भी निकलता था किसी भी बिहार की तरफ, तो लालू यादव के धन्य धन याद करते हुए जो है, जयकारा लगाते ही हुए जो है वो अपने घर तक, हमको लगता है कि बहुत तकलीफ के साथ 2-4 बार गाड़ी का स्थिति खराब होने के बाद, कहीं ना कहीं मैं ब्रेक डाउन होने के बाद ही पहुंच पाता था। सब पहुंच जाए तो समझे किस्मत है, भगवान उसके जो है, हाँ, वो स्थिति होती थी। तो हम लोगों ने चुना कि नहीं, पासवान जी के साथ एक टीम बना करके, और पासवान जी उसी समय 4 मेरे मंत्री बने थे, और क्योंकि लालू जी रेल मंत्री ले लिए थे, और ये लोगों के बीच नोन था कि ये पासवान जी को मिलेगा रेल। और उसमें लालू यादव जी डंडन के मशहूर हैं। उन्होंने डंडा लगा दिया कि नहीं, हम ही रेल लेंगे। हाँ, जिसके बाद पासवान जी से जो टकराव हो गया, क्योंकि उनको लगा कि मेरे प्रतिष्ठा पे, इमेज पे इन्होंने खिलवाड़ किया, दोस्त बन करके। क्योंकि उससे पहले उनसे दूरी थी, लेकिन उस समय फिर ज्वाइंट यूपीए बना था, और वो पूरा गले मिलके पूरा बिहार प्रचार बना, या जो भी है देश भर में उन्होंने किया। और बाद में ये सब मानता था कि इस बार रेल जो है वो पासवान जी का फेवरेट डिपार्टमेंट है, और रेल को उन्होंने एक नई ऊंचाई पे ले गए हैं, तो रेल तो इन्हीं के पास है। अब होता है कि जब एक पब्लिसिटी हो जाता है, उसके बाद कोई इंटरफेयर कर दे या उसको ही कर दे, तो आदमी को ऑनर, हाँ, तो वो सेटिस्फाइड नहीं थे, और ये थे कि इन्होंने हमारे साथ, वो भी एक बड़ा बिगुल लेके बढ़े थे। हम लोग को भी लगा कि माइनॉरिटी के साथ ये धोखा है, और जो हकीकत भी बाद में आया, जब सरकार राबड़ी देवी गिर गई और उनको कहा गया कि भाई मुस्लिम मुख्यमंत्री बनाइए, तो लालू यादव तैयार नहीं। उसका मतलब है कि खाली आप जुबान से बोल रहे थे, बस आप बोल रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। मन में आपको कहीं कोई जगह नहीं है अक़लियत के लिए, सही में नहीं। क्योंकि होता तो आप बना दिए होते, बेशक कहते कि ठीक है अपना ले लो। हाँ, तो आज वो सत्ता ही में होते। उसी जिद के कारण ये सत्ता से बाहर गए, और आज तक जो है 20 साल के बाद तक ये सत्ता से अभी तक शायद ये भटक ही रहे हैं। हाँ, मन साफ नहीं होगा तो आशीर्वाद भी कैसे मिलेगा? ये तो है, आशीर्वाद भी आप ईश्वर से, भगवान से, हाँ, मन में चोर रख करके अगर आप कोई आशीर्वाद मांग रहे हैं, तो कितना आशीर्वाद आपको
तो खैर, तो पासवान जी ने ये हम उनसे हम मिले, तो हम लोग पासवान जी के साथ हमारा पार्टी ज्वाइन करने से पहले कोई मीटिंग भी नहीं हुआ। अच्छा हमारे मित्र होते थे अनिल कुमार। अच्छा, अनिल कुमार मित्र होते थे। हाँ, साइंस टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे। अच्छा वो उसके यूथ के अध्यक्ष थे। और नरेंद्र सिंह प्रदेश अध्यक्ष मंत्री भी थे। अच्छा तो उनसे हमारा बड़ा अच्छा था। तो वो लोग बोल रहे थे कि आप आइए यहाँ, यहाँ लड़िए अकलियतों के लिए, कहाँ आप लालू यादव ऐसे मुँह देख रहे हैं। तो वो सब हमको ये करते रहते थे, मोटिवेट करते रहते थे। हाँ, कि आपकी पर्सनालिटी की यहाँ ज़रूरत है। हाँ, और आप हक के साथ लड़ने वाले हैं, क्या दिक्कत है, लालू ने इतना जुल्म किया है, उसकी बात रखिए अपने लोगों को। आखिर समाज के लिए लड़िएगा तभी ना कल विकास होगा। नहीं तो ऐसे आप भी इतना पढ़ लिख करके भी जीरो ही हैं, उसी का साथ दीजिएगा तो फिर बिना पढ़ा में आप में मतलब इस तरह हाँ, का वो मोटिवेट करते हाँ। तो हमको ये बात कभी लगता था कि नहीं बात तो सही है, ये जो कह रहे इसे बात एकदम है। तो हमने कहा चलिए ठीक है। तो उन्होंने कहा कि आपको लड़ना है तो जहाँ से बोलिएगा लड़ लीजिएगा। अच्छा, उन्होंने फ्रीडम दे दिया। हाँ, उन्होंने ही बोला कि आप हमारे पार्टी में आइएगा तो आपसे बड़ा अकलियत चेहरा कौन होगा। सही बात। हाँ, तो ये तो कॉमन सा बात है कि आपको टिकट के लिए कोई पासवान जी से बात कीजिए, हम प्रदेश हैं हम लोग किसे। तो उन लोगों ने बड़ा अपसेट किया। तो बोला कि पासवान जी आ रहे हैं नवादा में, आप ज्वाइन कर लीजिए, एक प्रोग्राम है, और फिर वही नवादा में गेट टुगेदर आप कर लीजिएगा। हम लोग को भरोसा है कि पासवान जी जब आपसे मिलेंगे तो आपका जितना भी ये है कि उनसे बात करके ज्वाइन करते हैं सब, तो वो सब दूर हो जाएगा। अच्छा, तो क्योंकि जो जिसके साथ रहता है उसके नेचर को, उसकी एबिलिटी को सब पहचानते हैं। समझते हैं। तो हमने ऐसे ही पीछे में ज्वाइन किया। फिर नवादा में हम साथ हुए। नवादा में एक मंच पे जब भाषण के लिए वो बुलाया, साथी में थे, तो हमारी बारी आई। तो जब हम बोलने लगे अकलियतों के मसले पे तो बड़ी ताली बजी। अच्छा, हाँ, पासवान जी भी ताली मार रहे थे। और फिर जब हम आए तो बात खत्म हुई तो भी बड़ी ताली लगी। अच्छा, हमारे जो मित्र थे अनिल कुमार, वो बोले कि देखिए आपके भाषण में इतना ताली लगा है, पासवान जी ताली मारे हैं, ये सभा खत्म होगा और आपको पासवान जी बुलाएंगे। अच्छा, उन्होंने क्लियर कर दिया। हाँ, वो बोले कि देखिए ये मेरा अपना। अच्छा, मतलब ठीक है, देखते हैं इसमें क्या देखिए। खैर, जब पासवान जी बोलने के लिए शुरू हुए तो 2-3 जो हमने कोड किया था, हाँ, माइनॉरिटी को लेके, अकलियत को, दलित को, इस सब को लेकर, तो पासवान जी ने भी उसको कोड किया। अच्छा, जो आपने कोड किया उसी को हाँ, उन्होंने भी कोड किया। कहा कि अभी जो हमारे नूर साहब फुलवारी शरीफ से आए हुए हैं, उन्होंने जो ये बात कही है लालू यादव के खिलाफ, उन्होंने 15 साल तक अकलियतों को किस तरह से ठगा है, किस तरह से बिहार का बुरा हाल किया और समाज का बुरा हाल किया। तो कुछ मुद्दे जो हमारे डाटा थे उस पर उन्होंने बोला कि ये पे विचार करने की चीज़ है। हाँ, कौम को विचार करना चाहिए, अकलियतों को विचार करना चाहिए और एक नई ताकत बनानी चाहिए। तो जैसे 2-3 बार बोले तो बोले देखिए आपका ले लिए ना, आपको कोड कर दिए। इसका मतलब है कि आप पासवान जी के इसमें आप चले गए। हम लगा हाँ, अब हमको यकीन है कि अब हमको वो। फिर पासवान जी का खत्म हुआ और खत्म होते के साथ जब पासवान जी मुड़े तो फिर हमको बोले कि नूर साहब इधर आइए। हाँ, फिर हम गए, फिर सब लोगों ने मिलाया, बहुत अच्छा किया आपने ज्वाइन कर। जैसे चाय चलाई तो हम नीचे उतरे, फिर अपनी गाड़ी में बोले के साथ में बैठिए। फिर उनके साथ हम बैठे। अच्छा, फिर एक जगह हम लोग का खाने पीने का कहीं इंतजाम था, अच्छा, पार्टी कार्यकर्ता के नेता लोग के। फिर वहाँ पहुँचे, फिर वही रास्ते में बात होती रही कि नहीं बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा आप बोल रहे हैं। हाँ, आपको पहले ही आना चाहिए था, हमने वहाँ बिहार प्रोग्राम किया है। तो फिर धीरे धीरे नज़दीक किया, इतना नज़दीक हो गया कि करीब 1-1.5 महीना के बाद जो है रमज़ान में फुलवारी हाई स्कूल में इफ्तार का प्रोग्राम हुआ। अच्छा, हमारे घर के ठीक बगल में। तो हुआ कि ठीक है जी, इफ्तार वहाँ करेंगे और उसके बाद आपके घर पे चाय। हाँ, तो वही हुआ, इफ्तार वहाँ हुई
और उसके बाद फिर हमारे घर पे सब लोग, अच्छा पासवान जी, अनिल जी, नरेंद्र, जितने थे सब लोग आ गए। अब घर पर आने पे क्या होता है, ह्यूमन साइको है कि पर्सनल बातें शुरू होती है। हाँ, वो प्रश्न घर पे आने के बाद हो ही जाती है। हाँ, हाँ, तो नरेंद्र सिंह जान रहे थे अच्छा हमारे पिताजी के इससे। अच्छा पासवान जी तो ऐसे जान रहे थे कि हाँ ठीक है, अच्छा बोलने वाले हमारे लीडर हैं, और हमारे फुलवारी शरीफ में हजरत काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब होते थे, रिश्ते में हमारे नाना होते थे, अच्छा और वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रेसिडेंट भी थे। अच्छा हाँ, तो इन सब चीज़ों से भी जान रहे थे कि इनके अच्छे रसूख है। उस समय हजरत निज़ामुद्दीन साहब अमीर प्रेसिडेंट होते थे इमारत के, अच्छा फुलवारी शरीफ वाला, तो उनसे मेरी बहुत कुर्बत थी उस रिश्ते को भी ले करके। तो वो भी ये बात कहते थे कि लालू यादव सिर्फ ठगने वाला इंसान है, इसका हम लोग को विकल्प निकालना चाहिए। और वो इस बात से खुश थे कि आपने पासवान जी को एक विकल्प चुना है, और उन्होंने भी पूरा साथ दिया। पासवान जी को हमने वहाँ इमारत में जो लालू यादव का एक था अखंड अड्डा बना हुआ था, अच्छा उसको हमने तोड़ दिया। पासवान जी को ले जाके बैठाया, 1 घंटा बंद कमरे में मीटिंग कराया, अच्छा सब चीज़ें तय हुई। हाँ, और ये तय हुआ कि अगर आप जीत सकते हैं जहाँ भी, वहाँ हम लोग आपके साथ हैं आपके। और क्योंकि उन्होंने हमको कहा कि भाई ये हमारे जो रिजर्वेशन है या जो बजट वाला है, यूनिवर्सिटी शिक्षा, तो कुछ आप डिक्लेयर कीजिए कि हमको लगे कि आप सरकार में आए तो हम लोग के लिए भी कुछ हाँ होगा, नहीं तो लालू यादव के साथ ही हो जाएगा, अरे सब तो मालिक माए बाप आप ही लोग हैं, हाँ वही है। हाँ आपके लिए क्या कहना है। और उसके बाद जो है कटोरा लेके सब घूम रहे हैं। हाँ, लास्ट ऑप्शन तो वही फिर हो जाएगा। हाँ, तो खैर पासवान जी ने समझा। तो घर पे जब बातचीत हुई पासवान जी से चाय पे, तो बोले कि नूर साहब आप कहाँ से हैं, रहने वाले कहाँ के हैं, कहाँ गए हैं? अच्छा, उनको अभी तक पता नहीं था कहाँ गए हैं। तो नरेंद्र सिंह जी ने कहा कि अरे भाई आप अभी तक जाने नहीं कि कौन है। नहीं, बोले ये हम लोग के समाजवादी नेता यूनियन ट्रेड यूनियन के कलकत्ता वाले नूर साहब के बड़े लड़के हैं। अरे अब वो बेचारे एकदम हमको उठ के गला पकड़ लिए। बोले कि अरे बाप रे, आपके बाबूजी का इतना एहसान है, मतलब सब जितने लोग जो होना चाहिए सबके, मतलब उन्होंने इतना भी उनके ऑनर को मैं इतना रिस्पेक्ट करता हूँ आज भी, कि उन्होंने थोड़ा सा भी इरिटेट नहीं महसूस किया कि हम पब्लिक में इस तरह का कैसे बोल रहे हैं। उन्होंने तुरंत उसको बोला कि भाई हम तो इतना ऋणी है, इतना आपका एहसान है कि पिता समय है, साथी का एहसान है। नहीं बोले नहीं वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने जितना किया तो सब लोग को उन्होंने वही जो स्टोरी है। अच्छा। कि हम 2 महीना 2.5 महीना इन्हीं के घर पे रहे, डेली जो है दिन भर सोते थे, 4-5 बजे उठ करके शोले फिल्म एक शायद शोले फिल्म लगा रहता था। अच्छा। इनके बाबूजी के पास जाते थे, इनका वो कपड़ा वाला जो सब था फुट पे, वहीं बैठते थे, और गंजी उंजी भी जो आता था तो हम लोग भी बेच बाच करते थे। क्या ये रामविलास पासवान जी थे, गंजी भी बेचते थे? हाँ, अच्छा, वो ऐसे ही बोलते हैं। ऐसे बोले कि हम गंजी रुमाल गमछा ये सब हम लोग बैठे बेचते थे, टाइम पास करते थे। अपना जब 9 बजता था तो सब लपेट दिया जाता था, और उसी के बगल में सिनेमा था, वहाँ शोले लगा हुआ था। तो महीनों से मुझे डेली यही काम था कि 9 से 12 शोले देखना। रामविलास पासवान जी का जिंदगी का सबसे अहम जो एक समय रहा, ट्रिगर स्टेज जो बोलिए जिसको, एक तरह का इमरजेंसी उस समय लगा हुआ था, उससे बचने के लिए वहाँ छुप के वो रह रहे थे। तो रामविलास जी भी, कर्पूरी ठाकुर जी भी, सब जो है हमारे पिताजी के ही नेतृत्व में वहाँ रहते थे। तो क्योंकि उनके दोस्त थे, रामविलास और कर्पूरी जी तो खैर बहुत सीनियर थे, उनको अपने पिता जैसा दर्जा पिताजी देते थे, वो भी बेटा घोषित किए हुए थे, बेटा जैसा मानते थे। तो उनके साथ इस तरह का बैठना नहीं होता था, उनके साथ तो डिसिप्लिन वाला होता था, जो होना चाहिए। हम लोग अलग बात है कि कर्पूरी जी के साथ दादा पोता वाला था, तो हम लोग चढ़ भी जाते थे, कुछ कर रहे थे धक्का भी मार देते थे, कुछ छीन भी लेते थे। वो आप तो फैमिली हो चुके थे। हाँ, वो तो हम लोग ये है ना, हम लोग तो बच्चा थे उसमें, छोटे थे। हाँ, कुछ पसंद कर रहे हैं तो उनका नमक
उनको नमक जो है बंद था। अच्छा। तो एक दिन हम गए तो बैठे हुए थे तो कुछ वो खा रहे थे, तो उसमें हमने छीन करके यार हम डाल दिया। नमक डाल दिया उसमें? नहीं, उसको मुंह में डाला तो। अच्छा। हाँ, डाला, नमक नहीं था, गल दिया। ऐसी घटना हुई। हाँ, तो बोले कि अरे कर्पूरी रामनाथ ठाकुर जी की पत्नी सची जो थी, बोली अरे जल्दी आओ, ये देखो ये हमला जो है बिना नमक वाला खा के उलट दी। अच्छा। हाँ, इसको साफ करो, और इसको जो है अंडा था या क्या था, ऐसे कुछ था, उनके नमक वाला इसको अंडा नहीं था। हाँ, उनको अलाउ नहीं था, वो बीपी हाई बीपी का सकता था। हाँ, और कुछ कहा भी जाता है कि उनको साथ जो है कुछ कॉन्स्पिरेसी भी हुई। हाँ, कि ओवरडोज जो है इसका नमक उसका किया गया, जिसके कारण भी वो बहुत जल्द जो है चले गए। इसको कोई बहुत लंबा कोई जांच पड़ताल इस तरह का नहीं हुआ, लेकिन जो इंटरनल लोग हैं उस बात को जो करीबी रहे वो बता रहे हैं ऐसे। हाँ, ऐसा महसूस होता है। तो इसीलिए पासवान जी के साथ जो है तब वो एकदम ये हो गए। हाँ, बोले कि आपसे तो मेरा ऐसा रिश्ता बन गया है कि इससे ज़्यादा मजबूत नहीं हो सकता। पहले भी मजबूत था, लेकिन एक जो उनका भावनात्मक जो उस समय जो उनको मिला था, उससे वो फिर से उनके मन में जो है सब कहानी चीजें जो है वो बेचारे पब्लिकली इंडोर्स करने लगा। फिर मेरा रिश्ता ऐसा बना जितना बाहर वाला जितना नजदीक हो सकता है उससे ज्यादा नहीं हो सकता है। कि हम अगर पासवान जी सोए भी रहते थे होटल में, रूम में, कहीं मोड़िया होटल में, अच्छा, हाँ, सोते थे रहते थे, तो अगर जैसे कह दिया गया कि हाँ सो गए, फिर भी आदमी बेड पे कुछ देर जागा रहता है। हम चले गए किसी मसले को लेके, कुछ बात करना है, तो उसमें सिक्योरिटी था, वो बोला कि ना सो गए हैं। हम ना सो गए हैं इतना जल्दी? अरे हम सोचे, वो आवाज़ सुन लिए तो उधर से आवाज़ अच्छा, ये हम हैं जागे, भेजो भेजो, आइए आइए, तो बेचारे बेड में बुला लिए। फिर वहीं पे जो भी बात है किया, फिर जैसा डिसीजन रहा वैसा हम लोग करते थे। मतलब कि कोई टाइम फेज नहीं होता था। तो वैसा बॉन्डिंग आपको अभी उनके साथ है क्या, चिराग पासवान के साथ? नहीं, चिराग पासवान जी ठीक से हमको जानते हो, ये भी हम सक। अच्छा, ये भी मतलब बहुत बड़ी बात है कि ठीक से जानते भी नहीं। हाँ, सक, हम शक, संदेह है उस पे। हाँ, संदेह। जिस तरह से आप बता रहे हैं कि पासवान जी के साथ आपका इतना बढ़िया, हाँ, उस समय मीडिया वाला, क्योंकि हम पगड़ी बांधते थे तो हमको जो है बिहार का लादेन भी मीडिया वाला चलाने लगा था। अच्छा। हम बार मना करते थे लेकिन सख्त नहीं होते थे। अच्छा। तो मीडिया है क्या सख्त हो। हाँ, तो वो कितना तक करेंगे सर, कितना सख्त हो, तो चला देता था बिहार के लादेन है ये, रामविलास जी के लादेन है। अच्छा। हाँ, तो खैर हम मना करते रहते थे, फिर वो लादेन के बारे में जानना चाहते थे। अच्छा। हम लगे ये हम लोग का यार बिहारी पगड़ी है, मुसलमानों का भी पगड़ी होता है, हम लोग बिहार में भी पगड़ी गमछा जो है बांध के पगड़ी बनाते हैं, इसको आप लादेन से जो पगड़ी बांधेगा दाढ़ी वाला तो लादेन हो जाएगा। हाँ, लेकिन मीडिया अपना मसाला के लिए, टीआरपी के लिए, उनको तो टीआरपी चाहिए, हकीकत से तो ऐसे। अभी शपथ जब हुआ था अभी जो पिछले साल राष्ट्रपति भवन में, अच्छा, तो आपको हम दे देंगे फोटो, अच्छा, आप लगा सकते हैं। तो उसमें जो है बहुत सारे लोगों से मुलाकात हुई, नायडू जी से भी मुलाकात हुई। अच्छा। उसमें चिराग जी से भी मुलाकात हुई। हाँ, लेकिन वो कैजुअल मुलाकात है, उसको नोटिसेबल मुलाकात उसको नहीं कह सकते। हाँ, उसको एक कैजुअल इत्तेफाक से मिले, इत्तेफाक से वो वहीं पे थे, तो हम सबसे मिल रहे थे, हम भी सबने फ्रंट पे थे, तो हमसे भी मुलाकात हुई। और क्योंकि उस समय शपथ लेना था तो उस समय हड़बड़ाहट में थे। हाँ, और हम तो इस मिशन में भी हैं कि पासवान जी को भी, हाँ, कर्पूरी ठाकुर जी को तो सम्मान मिल गया, और पासवान जी को भी मिलना चाहिए, वो सम्मान मिलना चाहिए। तो हम इस मूड में भी हैं कि एक आवाज़ जो है उनको लेकर भी उठाएंगे। और पासवान जी ठीक, चिराग जी ठीक है, अपना स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके साथ भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी हुई। हाँ, इतना के बाद भी वो डटे हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं जो पासवान जी का लेगेसी है, हाँ, ये उसको दिखाता है, क्योंकि पासवान जी के साथ भी बहुत आंधी तूफान
हाँ, बहुत कुछ संसद से अर्थ से लेके फर्श तक का संघर्ष रहा, लेकिन वो कभी पीछे नहीं हटे, डगडगाए नहीं। हाँ, तो मुझे लगा था कि चिराग जी में, क्योंकि यहाँ तो बहुत समय देते नहीं थे, तो हम लोग जब थे तो कभी कभार गलती से विजिटर आ जाते थे, पॉलिटिकल को एक्सेस में थे नहीं। हाँ, उनकी माता जी से कभी मुलाकात होती थी, होटल में वो रहती थी, लेकिन ऐसे जो है, लेकिन वो लेगेसी के कारण ही चिराग जी जो है, जो बुरी परिस्थिति में फेस डटे रहे, वो पासवान जी का जो वो जेनेटिक्स लेगेसी है वो उनको मिला है, उनमें है इसलिए वो डटे फिर डटे हुए एस्टेब्लिश। मैं चाहूँगा कि उनको अब राजनीति के लिए सत्ता में होना, पावर में होना भी एक लक्ष्य होता है, जिससे समाज के लिए कुछ कर सके। हाँ, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि पूरी तरह से जो उनका सिद्धांत था पासवान जी का, कि हम अपना एक सिद्धांत रखेंगे, चाहे हम एनडीए में हैं या नहीं है। वो एनडीए का सिद्धांत, आरएसएस का सिद्धांत कभी लेकर नहीं चले, वो आरएसएस के हमेशा विरोधी रहे, और वो उसका सिद्धांत कभी अपने ऊपर लागू नहीं हुआ। परिस्थिति जो भी रही, कई बार उनको रिजाइन भी करना पड़ा मंत्रिमंडल। हाँ, उनको तो कहा जाता था कि ये मौसम वाले। हाँ, नहीं, वो तो इत्तेफाक है। देखिए, डिसीजन तो स्ट्रक्चर से लिया जाता है ना। अगर जुल्म के खिलाफ जो उस समय गुजरात में जो हादसा हुआ, अच्छा, हाँ, उसको लेकर के अगर कोई पहला मंत्रिमंडल से इस्तीफा होने वाला शख्स था, वो रामविलास जी। आखिर कोई विधायक का कुर्सी नहीं छोड़ता, मुखिया का कुर्सी नहीं छोड़ता, मुखिया का नहीं छोड़ता है। हाँ, तो उन्होंने केंद्र मंत्री छोड़ दिया इस बात पे। सही है। हाँ, क्योंकि उसमें कांग्रेस थी, जब वो केस चल रहा था तो उन्होंने किसी को सजा नहीं हुआ, सब लोग क्यूटल हो गए, आरोपी नहीं साबित हुआ। लेकिन गाइडलाइंस तो अभी समझा जाता है कि उसमें बीजेपी आरएसएस पूरी तरह से इन्वॉल्व थी। हाँ, लेकिन क्योंकि क्यूटल हो गए तो फिर उनको एक कहने का मौका मिल गया, चलिए उसमें तो आरोप सिद्ध नहीं हुआ। आरोप तो किसी में सिद्ध नहीं होगा जिसमें सरकार चल रही, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा फॉर्मुलेट करता है। अब जैसे कि किसी का आपके घर पे मर्डर हो जाए, सपोज दैट, और उसमें केस करेंगे। केस को एस्टेब्लिश करना काम किसका है? स्टेट का। आयोग बनेगा। अब आयोग को आप कोई साक्ष्य दीजिएगा भी, आयोग नहीं लेना चाहे, नहीं अटैच करना चाहे, तो उस साक्ष्य का कोई मतलब नहीं होगा। आप गवाही दे रहे हैं, वो लेना ही नहीं चाहिए, वो कोर्ट में चढ़ाएगा ही नहीं। ये तो बड़ी समस्या है। तो हमारे समाज में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में न्याय के लिए बहुत सारी चीजों को रिनोवेट करने की जरूरत है, अगर सही में जस्टिस देना है। नहीं तो एक को सरकार चाहेगी तो उसका स्कूटर नहीं भी रहेगा, फर्जी स्कूटर का नंबर लगा देगा कोई, तो उसको उठा के भेज देगी कि आपका स्कूटर था कि नहीं, लेकिन आपका नंबर तो इसने लगाया था। अरे भाई, तो कोई भी फर्जी नंबर लगा ले तो भाई, अभी भी तो कुछ ऐसे केस तो होते ही। यही तो हम बता रहे हैं। सरकार अगर मानने को नहीं तैयार हो, तो अभी देखिए मालेगांव में हमने कहा ना कि स्कूटर तो था, लेकिन उसका चेसिस नहीं मैच किया, उसमें एडिट किया हुआ। पहले वाले जो जांच थी, जो पहले जो उनके वकील थे, उसमें उसने कंक्लूड कर दिया कि इन्हीं का स्कूटर है, इसी पे जो है सारा बम का जो है ये किया गया प्लांटेशन। हाँ, अब सरकार बदली, सब बदला, डायरेक्शन बदला, तो चीजें बदल गई। किसी साक्ष्य में आप कह दीजिएगा, कुछ कानून में साक्ष्य है कि अगर जबरन, जैसे कि पुलिस कानून में, अगर आप पुलिस के सामने कोई भी स्टेटमेंट देते हैं तो वो मान्य नहीं, ऑथराइज नहीं। हाँ, ये मैंने कहीं पढ़ा था, इस चीज को मान्य नहीं होता है। लेकिन ये नॉर्मल स्ट्रक्चर में, अगर आपके खिलाफ NIA लग जाए, ED लग जाए, हाँ, और भी बहुत सारे धाराएं हैं, स्पेशल एक्ट, उसमें कोई भी बयान जो आप पुलिस के सामने दीजिएगा वो मान्य हो जाएगा। अब लीजिए, सबको पता है
पुलिस के हाथ में जज साहब जो फैसला कर रहे हैं उनको एक दिन के लिए भेज दीजिए, सारा बयान जैसे पुलिस वाला चाहेगा वो लिखा के वो लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे 3rd डिग्री में डाल देगा जज साहब। सोचता है कि मरने से बढ़िया है कि लिखवा लिख हाँ, दे दे। वो 2 साल जेल नेचर है ना। 2 साल जेल ही रहता है। हाँ, इतना वो आपको प्रताड़ित करेगा कि आप उसका टेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसीलिए एक जगह हम ही कह रहे हैं कि नहीं मान नहीं है, इसलिए कि पुलिस जबरदस्ती कर सकती है, अच्छा। पुलिस एक्सटॉर्शन कर सकती है, इस टाइप की अपने हिसाब से कंटेंट बना सकती है। इसलिए जो मजिस्ट्रेट के सामने स्टेटमेंट देगा उसी को हम वैलिड मानेंगे। अब दूसरे कानून में मतलब प्रताड़ित करने के लिए सरकार सताने के लिए ही बना रही है, बाध्य करती है उसको। हाँ, तो प्रिजम्पशन हो गया ना। हाँ। और हमारी कोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट तक इसमें इंटरवेन नहीं करती, ये वहाँ तक कोई उसमें रिस्पॉन्स नहीं है। नहीं करती है ना, उसके सामने तो जा रहा है ना मामला। हाँ। तो आप एक केस में ये कहते हैं एक ही, आपका इंटेंशन तो एक ही है ना। अच्छा। पुलिस वाला जो नॉर्मल केस है उसमें आप जो एविडेंस एक्ट है उसमें आप उसका स्टेटमेंट पुलिस के पास दिया नहीं मान रहे, अच्छा। उसका आप ग्राउंड ले रहे हैं कि पुलिस जबरन जो है स्टेटमेंट ले सकती है। हाँ, दोनों चीज तो वही कह रहे हैं। हाँ, अब दूसरे केस में कह रहे हैं मान लीजिए स्पेशल को एक्ट आ गया, ईडी आ गया, एनआईए एक्ट आ गया, उसमें कोई गिरफ्तार है तो उसमें वो कुछ बयान लिख दे, उसको बना बोलता रहेगा कि नहीं हम नहीं दिया है, हमको सताया गया, हमको उल्टा टांग दिया गया, हमको मार दिया जाता, नहीं साइन करते तो बोलता नहीं नहीं आप साइन किए हैं ना तो ये माना जाएगा। इसको क्या कहेंगे, जुल्म की पराकाष्ठा ही कहेंगे। ये तो बुरी तरह से फंसाने की जैसे। किसी को बर्बाद करना है उसके लिए एक्ट है, ये तो इंसाफ के लिए एक्ट नहीं है, बर्बाद करने के लिए। हाँ, बर्बाद करने के लिए। अभी ईडी ने जो है जो वकील मान लीजिए कि आपको कोई फंसा दे, अच्छा, तो आप किसके पास जाइएगा? जाहिर सी बात है वकील के पास जाना है। हाँ, जाहिर सी बात और है। वकील मशवरा देंगे, हाँ। आपको गाइडलाइन देंगे कि नहीं ये गलत हुआ है, इसको आप ऐसे चैलेंज कीजिए। अब अभी ईडी ने शुरू किया था कि जो वकील से आप मशवरा लीजिएगा उनको भी पार्टी बनाएंगे, उनको भी संबंध को बनाएंगे। अच्छा, कि आपने क्या क्या मशवरा दिया इनको, आपका क्या इन्वॉल्वमेंट है? भाई आपसे तो एक लाइन पूछने के लिए बुलाया जाएगा, फिर तो पूरा दिन 24 घंटा आपको पता है, 2-2 दिन 3-3 दिन तक ईडी पूछती रहती है। उसी में फंसे रहते हैं। हाँ, ये नया लॉ अभी नियम निकला है क्या इसका? बहुत ये सताने वाले का नियम चल रहा है कानून का। मतलब जिसको रिफॉर्म करने की जरूरत है आपको स्टेटमेंट लेगी ना। अच्छा। आप आया मान लीजिए आपसे एक लाइन पूछा कि आप इससे कब से जुड़े हैं, आपने बोला कि हमको इस केस के बाद से हमारे क्लाइंट बने, ठीक जाइए रूम में बैठ जाइए। वो बैठ गए, अब 10 बजे बैठे हैं, फिर शाम में आएगा 5 बजे, आइए अच्छा अभी बताइए कि आप इनसे कितना पैसा चार्ज करते हैं? अच्छा। ठीक, आप इनका कितना अकाउंट जानते हैं, इनके साथ और कौन कौन लोग इनके साथ विदाउट रिटर्न पार्टनर है जिनके साथ ये आते हो। फिर 2 सवाल पूछा, फिर उसको बैठा दिया, मतलब 2 सवाल पूछ फिर निकल जाएंगे। हाँ, फिर वो बोल देंगे वेटिंग कीजिए। अगर थोड़ा कम सताना का मन होगा तो शाम 5-6 बजे के बाद बोलेंगे ठीक है जाइए, फिर बुलाएंगे। अच्छा। या कल आइए, तो ज़्यादा सताना है ठीक है, यहीं अगर आपका रेस्ट लीजिए फिर कल पूछिए। ना फोन रहेगा आपके पास, ना कोई एक्सेस रहेगा। मतलब वो 4 दीवारी के अंदर बैठा करके आपको ये स्टेटमेंट है तो पूछ के लगे साइन कर। अच्छा, ऐसा नहीं होता है कि वो जो ईडी सीबीआई जो आपको ले जाते हैं, जो भी विक्टिम उसको ले जाते हैं बैठाते हैं तो कंटिन्यूटी पूछते हैं? नहीं, यही तो हम बता नहीं सकते। यही पूछते हैं कि 2 जैसे राहुल गांधी को एक बार ले गए थे, बोला गया था 48 घंटे रखा गया था। हाँ, तो और क्या ऐसे ही करते थे क्या उनको? ऐसे ही है, एक साथ बैठा के खत्म नहीं किया था। अच्छा, यही तो टॉर्चर होता है, ये तो साइकोलॉजिकल हाँ, कि आप टॉर्चर हुई, आप फ्रस्ट्रेट हुई, आप उसके बाद कुछ
विद्रोह कीजिए, अनाप शनाप कुछ ऐसे बोल दे हाँ तो आप बोलिए, तो फिर नया पे धारा लगा के जैसा कर फिर व्यवस्था किया व्यवस्था जाएगा। किया जाएगा। तो आपको पिन कर करके आपके टेम्पर को हाई कर हीट किया जाता है कि आप कितना उसको फेस कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे कानून हैं, इसलिए आप कॉमन आदमी से पूछ लीजिए, वो एक ही चीज़ का दो पैमाना कैसे हो सकता है कानून। तो यहाँ एक ये भी हो जाता है ना कि एक रेपिस्ट को भी अच्छे वकील मिल जाते हैं और वो छूट भी जाते हैं। ठीक है, तो इसका भी तो कुछ वजह होगा, क्योंकि एक रेपिस्ट रेप करके आया है लेकिन वो कोर्ट में साबित कर देता है कि नहीं ये जो है निर्दोष है, अब वो छूट के घूमता है। ये लापरवाही जो है वो पुलिस की होती है, सरकार स्टेट की होती है। वकील तो उनको मिल जाते हैं ना, मतलब पर्स नहीं होता। देखिए ये कैसे होता कानून है? जो हमारा देश है, अच्छा कानून के नज़र में जब तक आप पे आरोप है तब तक आप आरोपी है। अच्छा, मान लीजिए फर्जी केस नहीं हो रहा है, बहुत फर्जी केस होते हैं। देखिए फिर आप बताइए कि फर्जी केस में कोई कर देगा, उसको वकील भी नहीं मिलेगा तो मर गया हो जाएगा। मर गया। उसमें तो ये भी कहा जाता है कि 100 लाख मतलब गुनहगार बच जाए, कोई ईमानदार को जो है फांसी नहीं होना चाहिए। कानून हमारा ये कहता हाँ, है कानून तो ये कहती है। कि आपको एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, आप एस्टेब्लिश करने के लिए एविडेंस उधर से नहीं हो रहा, आपको पब्लिक को पावर दीजिए कि ठीक है ये भी एविडेंस लाना चाहे या ये करना चाहे, उनको भी एडमिट करना होगा। आयोग को वो एप्लीकेशन के साथ साक्ष्य दें, लिखें, आयोग अगर मूव नहीं कर रहा है तो कोर्ट में डायरेक्ट जो है एप्लीकेंट आ सकता है, पीसी आ सकता है। डायरेक्ट वो बयान कर सकता है। अच्छा, एक तो वो आया था फिल्म वो जॉली एलएलबी, हाँ जॉली एलएलबी 2 जो 2 आया था, एक जॉली एलएलबी और जॉली एलएलबी 2 आया था। जिसमें कोर्ट में बोला कि ये गवाह मेरे हैं हाँ। और इनको जो है सुन लिया जाए। अच्छा, वो नेक्स्ट वाले जो अक्षय कुमार का जो आया था उसमें जो बोला था, हाँ हाँ, विरोधी बोला कि नहीं नहीं आपने तो पिटीशन दिया नहीं हाँ, है। ये सही बात है। अब वो बेचारे को नहीं सुना, किसी तरह जान पे खेल के उसको लेके आया। हाँ, ठीक, अब वो तो मान लीजिए कि जज साहब एक एक्सट्रीम लाइन पार करके, हाँ, हाँ, या उन्होंने भी अपने इस पे ले लिया कि ठीक है हम भी, हाँ, उन्होंने कहा ठीक है मैं अलाउ कर रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर वो अलाउ नहीं करते, मान लीजिए एक सिचुएशन, हाँ, तो निकलते ही मारा जाता, बिल्कुल। फिर उसके मरने का केस चलता, हाँ, इनका जो केस था पेंडिंग इनका केस तो खत्म हो जाता, कहानी खत्म था। क्योंकि साक्ष्य था ही नहीं। हाँ, तो चीज़ों को आपको देखिए, जज सब जब केस आता है ना, जज सब समझता है, अच्छा, क्योंकि कानून अंधा होता है, जज अंधा नहीं होता। ये तो फैक्ट। एक वकील जो है वो सब जानता होता है, क्योंकि वकील अंधा नहीं है। एक वकील जानते हुए भी उनको मतलब गुनहगार को भी मतलब कुछ वकील हैं जो सिर्फ पैसे के मूल पे, पैसे की अच्छे अच्छे चार्जेस भी वो करते हैं, हाँ। जो भी अच्छे अच्छे चार्जेस भी हाँ, करते हैं। इसीलिए कि भाई इनसे वसूला जाए। आप अगर सामाजिक नेतृत्व की तरफ जिम्मेदार बनेंगे और आपको जिस समय ये महसूस हो गया कि ये गिल्टी है, इसने किया, तो मेरे समझ से हमारा जैसा वकील या हम हो तो हम इसको नहीं करेंगे, बाइकआउट करेंगे। तो अभी हम मिथिला की बात कर रहे थे, तो जैसे कि अनुसूची 8 में जैसे मिथिला भाषा को दिया गया, तो भाषा से मिथिला जो 8 में डाला गया है मैथिली भाषा को, तो ऑफिशियल में उसको उपयोग नहीं किया जाता है, जो एक धारा बना था। और दूसरी बात जो है सो जितने भी स्कूल कॉलेज जो बने हैं तो उसमें भी उपयोग उनके नहीं होते हैं, तो इनको उठाने के लिए क्या किया जाएगा? फिर सरकार को कौन कदम उठाने चाहिए या फिर आप लोगों की क्या इसमें कंट्रीब्यूशन रहेगी? देखिए, आपको मैं बता दूं कि ये सरकार का जो कड़ा नेतृत्व अच्छा, वो तय करता है। जैसे अभी बीजेपी अपने कड़े नेतृत्व आरएसएस की विचारधारा लेके आई है, अब वो एनसीईआरटी से पूरा हिस्ट्री जो है मुगल एम्पायर या जो भी मुस्लिम एम्पायर से जुड़ा हुआ सबको डिलीट कर, धीरे धीरे सब इतिहास वहाँ से खत्म हो रहा है। स्टार्टिंग मुगल से किए थे जो वो खत्म करना है। तो जो मनुवादी विचारधारा के खिलाफ वाली जितनी भी हिस्ट्री है, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब कंट्रोवर्सी भी हुई, लेकिन वो अपना जो एम लेके चले हैं वो डेडिकेटेड बने हुए हैं कि ठीक है 2 महीना विरोध करेगा, 1 महीना फिर सन्नाटा, फिर कर दो,
मतलब तुम चिल्लाते रहो, हाँ। मेरा जो काम है मैं करता करता रहूं। रहूं, फिर पिछला भूल जाएगा, फिर नया पे आ जाएगा। जैसे एक बार जैसे पंजाब से किसान वगैरह आए थे दिल्ली में अनशन करने के लिए, जो वेपन बॉर्डर पे उपयोग होते हैं वो वेपन उनको भगाने के लिए किया गया और उसको देशद्रोही करार कर दिया गया था। लेकिन वहीं पर दूसरी ये सब जगह गोदी मीडिया ने। अब दूसरी जगह वही देखिए ना कि जैसे कहा जाता है कि धर्म पूछ के मारा गया, कहीं पे देखिए जैसे बॉम्ब जैसे 47 जवान को मार दिया जाता है, उस पर कुछ नहीं पता चलता कैसे हुआ। लेकिन यहाँ पे जो हक के लिए मरता है, आए दिन एसएससी वाला को देख लीजिए, जो टीचर्स को भी जैसे मार के भगाया गया है, तो इस पे खूब काम हो रहा है। देखिए देश का जो आइडियोलॉजी है वो शिक्षा आप दे देंगे, शिक्षित सबको कर देंगे, अच्छा। तो सब सवाल पूछने लगेंगे। इसलिए शिक्षा छोड़ के बाकी जितना तरह का ड्रामा है, नौटंकी है, नशाखोरी है, हाँ, जिसको धर्म का अफीम बोलते हैं, हाँ अफीम बोलते हैं, मैं उस चीज़ को मैं मानता हूँ। तो इसको संघ जो है ये इसको संघी और बजरंगी विचारधारा के लोग, अच्छा मनोवादी विचार प्रमोट करती है, और ये सब उनको टिप्स मिला है इजराइल से। अच्छा, वो इजराइल को जो सपोर्ट करते हुए यहाँ का है। इजराइल उनको ट्रेन करता अच्छा, है, उनके मार्गदर्शक। तो इजराइल कर रहे हैं, कह रहे हैं कि विदेश नीति भी ठीक ठाक है, लेकिन अभी जो सिंदूर वाला जो घटना हुआ है जो तो मोदी जी ने जो इस तरह से जो किए, वही मैं बता रहा हूँ कि और सारे देश जो है उनके पक्ष में आए कहाँ पे, जितने भी देश सब ढकोसला दिखावा रह गया ना। मोदी जी जिस तरह कहते थे कि मैं 56 इंच का सीना लेके आया हूँ, हाँ। कोई मुझे अंगुली दिखाएगा तो मैं लाल आग दिखाऊंगा, हाँ। सबको गर्द कर दूंगा। तो आप रियलिटी देख लीजिए, पहले चाइना चला, चाइना ने हमारे जवानों को शहीद कर दिया कितनों को। बिहार रेजिमेंट वगैरह भी वहाँ पे वो रेजिमेंट थे। उसके बाद उस जगह को नहीं रिकवर किया गया। चाइना में जो आपका तीर्थ स्थल है, हाँ, वो हिमालय पे जो कह रहे हैं कि कैलाश पर्वत पे भोलेनाथ जी रहते हैं, आप बताइए कि आज तक भोलेनाथ चर्चा नहीं हुआ उस उस पे। कैलाश को इंडिया में मिलाने वाला कौन सा पता है? उनको उनके बारे में नहीं पता। औरंगजेब साहब होते अच्छा, औरंगजेब जो बादशाह थे, हाँ औरंगजेब थे। उनके डायरेक्शन पे उसको हासिल किया गया। टीपू सुल्तान ने जो है दलितों के चेस्ट पर कपड़ा नहीं, हाँ स्तन को लेकर के चल रहा था, हाँ, उसको लेकर उन्होंने स्टेप डाउन किया। उसको कर देना होता था, जब तक तुम्हारे जितने बड़े स्तन होंगे उतने को कर देना होगा, ये सब वरना स्तन काट लिया जाता हाँ काट लिया। मनोवादी लोगों के द्वारा, उनको उन्होंने सेटिसाइड किया और दलितों को फ्रीडम दिया। इस हिंदुस्तान में जो आप मुसलमान देख रहे हैं इतना, कहाँ से आए? हम लोग कौन है? हमारे पूर्वज भी जो है सनातनी होते थे, हाँ हिंदू भी थे, लेकिन इतना छुआछात, इतना घृणा, एक तबका जो है श्रेष्ठ और बाकी सब लाद के नीचे। वो तो मनु के बाद से आरंभ हुआ, जब मनु जो है सो ना मतलब कास्ट वाइज बांटा है, उसमें भी चंडाल शब्द का भी उपयोग किया गया है तो कहीं। बहुत उसको अगर किताब में लाया जाए तो 2-4 महीना में जो है पूरा तांडव हो जाए। और मैंने भी उसको पढ़ा था, पूरी मीडिया अगर इस पर डिस्कस करने लगे, डिबेट करने लगे, तो जितने ऑडियंस है जो विदेशी, जो खुद विदेशी है, वो दूसरे को जो यहाँ के निवासी उसको विदेशी कहते रहते हैं। मध्य वो सब मध्य एशिया से आकर के बसे हुए हैं। इतिहास है, कोई इतिहास है, आपके कहने से झुठला नहीं झुठला सकता। नहीं सकते उसको। जो रियल है तो रियल, आप डीएनए करा लीजिए कि आपका डीएनए मिलता है कि नहीं। उसमें भी 3-4 वो जैसे मवेशी का होता है ना, शायद उसमें भी दिया गया कि कोई फिजिशियन को ऐसे करके बहुत सारे लोग रिसर्च किए हैं। हाँ मैंने कहीं पढ़ा था उसको। तो मसला क्या है कि आप झूठ को इतना हल्ला करो, इतना चिल्लाओ कि झूठ को लोग सच समझ ले, सच की बात कोई नहीं करे। सच कोई नहीं करे। हाँ, क्योंकि झूठ के डिफेंस में लोग खड़े रहते। तो जिसको पता है कि हम ही विदेशी हैं, तो वो एक टारगेट करके मुसलमान को बनाए रहते हैं कि इनको बोलो कि विदेशी है, इनको बाहर निकालना है। तो बाकी लोग बोलेगा कि अरे बाहर जाएंगे तो इनका धन संपत्ति हासिल हम करेंगे। अरे ये यहीं के तुम्हारे बीच के लोग जो सताए हुए थे, यहीं के लोग जो प्रताड़ित किए हुए थे, उन्होंने जब इस्लाम आया जिसने बराबरी का संदेश दिया, जिसने कहा कि धर्म में किसी से न कोई ऊपर है न कोई नीचे है, बराबरी का दर्जा की, जैसे कुछ लोग कह देते हैं कि नहीं मुसलमान में भी तो जाति है। हाँ अभी भी होते हैं कि जाति होना एक अलग चीज है, आप उस स्तर से सोचिए। जाति का जो बोझ है ये दुनिया में कोई नहीं खत्म होता। एक डॉक्टर जाति है,
अगर काम पे ही नहीं जाती है। अब डॉक्टर जो जाती है वो जब अपने बाल बच्चे का शादी करेगा तो कहाँ करेगा? डॉक्टर में करेगा। जाहिर सी बात है। बोलिए, ये तो है ही। तब तो वो इतना एडवांस होने के बाद भी अपना अपना डॉक्टर खोज रहा है, तो बोलिएगा सर ये तो ये है, और सब लगभग फॉरवर्ड है। तो जाति आप इस तरह से नहीं कर सकते। आप मान लीजिए मीडिया वाले, हाँ, तो आप अपने सर्किल में खोजिएगा, जो जिस सर्किल को पसंद करता है। कुछ बिजनेसमैन वाले, तो जैसे कि अंबानी है, अपना बेटा का किया ना बिजनेस में, जाति कोई भी, तो ये खत्म कभी नहीं हो सकता। आज आप मीडिया में है, कल आपका बिजनेस हो गया, आप बिजनेस टाइकून हो गए, तो फिर देखिएगा आपका रिश्ता या आपके परिवार का सब बिजनेस में आप खोजने लगिएगा, होने लगेगा। इसको नहीं खत्म किया होता। आईएएस लॉबी है, आईपीएस लॉबी है, मतलब ब्यूरोक्रेट्स लॉबी है। एक बार कोई दलित ब्यूरोक्रेट्स हो जाए तब वो भी अपने परिवार का जो है ब्यूरोक्रेट्स में खोजे, अपने लेवल का ढूंढना शुरू कर। ये लेकिन यहाँ पे ये है ना कि जाति इसको आप खत्म नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ये है ना कि जाति के अंदर जाति में झगड़ा है। ये दिक्कत है। यही इसीलिए तो सनातन के अंदर जो मनोवादी स्ट्रक्चर जो रहा, जो इससे सब प्रताड़ित होता रहा, तो जब इस्लाम आया उसने कहा कि नहीं, आप हाथ धोइए और एक साथ एक दस्तरखान पे बैठिए। अगर आप ईश्वर के सामने जा रहे हैं मस्जिद में, तो कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, प्रधानमंत्री भी है और वो लेट आया है तो जहाँ उसको जगह मिला सब में वहीं जाएगा। इस चीज को मैं मानता हूँ, मैंने देखा भी, इस चीज को मैं मानता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ। मान लीजिए कि मुसलमान में भी दुनिया है, उसके बाद रजक है, जो धोबी जिसको बोलते हैं, मंसूरी है, जिसको मान लीजिए कि लोग बोलते हैं कि बैकवर्ड है, जो लोअर में लाते हैं। लेकिन उनके साथ ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि आप मस्जिद में घुसेंगे तो आपको रोक दिया जाएगा। वीआईपी वो नहीं है कि आप वीआईपी कोटा में हैं, ये जनरल ये नहीं है कि अगर वो इमाम बनने के लिए अगर पढ़ाई कर रहे हैं, वो इमाम बन गए हैं, तो उनके पीछे लोग इमामत नहीं करेंगे। ये तभी आएगी जब वो इस तरह का हरकत शुरू करेंगे। बस समझिए, ये नहीं है कि आप इमाम हैं तो कोई बड़ा सैयद फैमिली का आ गया तो उसको हट जाना नहीं। कितनों बड़े आप उलमा है, जिसकी मस्जिद है, जिसका इमाम है, वही इमामत करेगा। हाँ, अब वो अपने दिल से, अपने रिस्पेक्ट में उनके, ये बड़े बुजुर्ग हैं, उनको आगे दावत देता है कि आप आगे बढ़िए, आप इमामत कीजिए, जिससे कि उसको लगे कि भाई हमने इतने बड़े बुजुर्ग के पीछे नमाज लोग पढ़े हैं, तो ये वो हक देगा तभी होगा। तो नहीं है कि उसको रिमूव कर दिया जाएगा, नहीं आज तो बड़े वाले आ गए। एक समानता होनी चाहिए कि आप जिस किसी भी, आप मुसलमान की किसी भी जात से, चाहे अंसारी हो, दुनिया हो, कोई भी जात से, XYZ कुछ भी हो, तो धर्म कभी असमानता नहीं करता। अब वो धंधा करते हैं सब्जी वाला, कबाड़ी वाला, तो अब बिजनेस में बोलेगा दूर से आप कबाड़ी वाले से करो। अब वो तो आप 100 करोड़ की कमा लीजिएगा तो वो वही चलेगा। कबाड़ी वाला कबाड़ी में खोजेगा, समझ रहे ना। तो जो जिस गैलरी में आ जाएगा, वो अगर आईपीएस हो गया, आईएएस हो गया, तो वो अपना ब्यूरोक्रेट्स में खोजेगा, अपने लेवल का वो खोजेगा। हाँ, कोई थोड़ी ना चाहेगा कि कोई सैयद नहीं, कोई फॉरवर्ड नहीं, सब में होता है। बहुत सारा मिसाल मिल जाएगा। देखिए, एक और हम हकीकत बताते हैं आपको। हम लोग डॉक्टर अंबेडकर जी को ही करते हैं, फॉलो करते हैं, और उनकी मान्यताओं पे जो है बहुत बोल्डली बढ़ते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में उन्हीं का दिया हुआ है, वो नहीं लिखते तो हमको लगता है कि जो लगभग जो समानताएं हैं वो नहीं समानता है, कभी खत्म नहीं होती, बैठ नहीं सकते। आज भी समानता की जरूरत है उसमें, लेकिन उन्होंने जितना लड़ाई करके, जितना संघर्ष करके इसको बनाया, ये अपने आप में महानतम से भी महान। इसको करने के लिए एक बड़ा लेगेसी ऑफ स्ट्रक्चर चाहिए। तो जब वो इस पीड़ा से घूम रहे थे, उन्होंने तय किया कि नहीं, हम अब जन्म लिए हैं
इस धर्म में, लेकिन हम मरेंगे नहीं। सनातन में हम मर नहीं सकते, क्योंकि ये जो जिसका बेस ही इतना घृण्य हो मनोवादी स्ट्रक्चर का, तो वो धर्म नहीं हो सकता। ये सब दुकानदारी है अपने आप को, अपने समाज को, एक कास्ट को स्थापित करने के लिए। आप देखे होंगे कोई दलित अगर अपने जुबान से ईश्वर का कोई श्लोक उच्चारण कर ले, उसको जुबान काट दिया, हाँ सुन ले तो उसमें लाभ में डाल दिया जाता है। आप ऐसी चीजें ऐसे सुनते सुनेंगे कि नहीं हुई है, ऐसी धारणाएं बहुत सारी थी। हाँ ऐसा घटना रियल हुआ है, इतिहास को खंगालेंगे तो आपको बहुत तरह का आपको मिलेगा ये। तो उन्होंने ये फैक्ट किया कि नहीं, हम जीते जी तो नहीं अब कर सकते। तो उन्होंने सबसे पहले सबको रिसर्च करने के बाद, उस समय क्रिश्चियन भी बहुत, क्रिश्चियनिटी बहुत थी, अंग्रेज ही पूरा कब्जा किए हुए थे। तो अंग्रेजों को भी वो समझा कि भाई ये भी बुद्ध की पूजा करना, तो ले देखे इनका भी कैरेक्टर बुद्ध वही है, ईसा अलैहिस्सलाम का जुगजुगना है, इनका बेटा है तो भाई बेटा कैसे कोई खुदा का हो सकता है, और बेटा अगर होगा तो मर कैसे सकता है, वो सॉरी। तो वो मुसलमान होने पे विचार करने लगे। पहले उन्होंने मुसलमान बनने पे किए। आप पढ़िएगा उनकी हिस्ट्री। हाँ मैंने पढ़ा है इस चीज को। लेकिन क्योंकि कांग्रेस का दौर था और आरएसएस में के जो भी बड़े बड़े टीम के जो है ना गोपनीय, जिसे कैसे बोलते हैं का इजराइल का मोसाद होता है सब जगह, तो बोला ना कि उनसे इन्होंने टिप्स लिया है, वो इनको स्किल करते हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि आप की ताकत तब बड़ी हो जाती है जब आपका जो दुश्मन है उसके पास आपके लोग बैठे, आपका खिलाफ करेंगे, आपकी बातों को उलझेंगे, लेकिन जिसे कुछ करना होगा तो वो भी कर देंगे। तो ये तय हुआ कि अम्बेडकर जी बोल रहा है कि सब दलित को लेकर मुसलमान हो जाएगा आज़ादी के बाद, करीब करीब 35-40% के आसपास पूरा दलित पक्का बनता है, 15% मुसलमान है। इसलिए महात्मा गांधी से भी कुछ आलोचनाएं हुई थी दोनों का। कर्पूरी ठाकुर जी उनको वो भी किए थे, सपोर्ट किए थे। लोहिया जी सपोर्ट किए थे। तो ये इन लोगों ने बनाया कि भाई, अब उस समय में कौन थे बड़े बड़े मुस्लिम के जो लीडर थे कांग्रेस के, जब कांग्रेस का ये नेचर आ गया कि भाई इनको मुस्लिम डाइवर्सन में नहीं इन करना है, कन्विंस करना है, कन्विंस करना पड़ता ना किसी को, उनके साथ बैठ के डिबेट करना पड़ता। मान लीजिए हम आपके बहुत सारी विचारें हैं जो कंट्रोवर्सी है, तो हम बात करेंगे तो हम आपके साथ आपका क्वेश्चन को हम क्लियर कर पाएंगे, तभी ना आप हमसे कन्विंस होइएगा। बिल्कुल। जैसे किसी ने कहा कि भाई आपके यहाँ भी तो कास्ट है, दुनिया है, अंसारी है, हमने आपको बता दिया, सब अरबपति भी हो जाएगा तो ये दुनिया में चलता रहेगा। इससे धर्म का मामला नहीं है, धर्म जैसा है, अपनी जगह है, ये विकास करना अपनी जगह है। आपके यहाँ जो धर्म सनातन में जो हम लोग छोड़ के आए, वहाँ कोई अभी एक केस हुआ, एक हमारा जादव भाई जो है वो पंडित की शिक्षा ली और वो पंडा पाठ करा रहे थे, उनको जो सिर मुड़ाया गया, पेशाब जो है खींचा गया, सारा कर्म किया गया, इसलिए सिर्फ कि वो जादव था, ब्राह्मण नहीं था, जादव था वो। लेकिन हमारे यहाँ अंसारी हो, दुनिया हो, धोबी हो, उसने आलिम की पढ़ाई, मौलाना की पढ़ाई पढ़ा ली, तो किसी मस्जिद में इमाम बन गया, उसके पीछे सैयद ही पढ़ेगा, शेख भी पढ़ेगा, पठान ही पढ़ेगा, जितना मुसलमान है सब पढ़ेगा। हमारे यहाँ मजहबी भेद नहीं है, और सामाजिक भेद जो है कि आप जिस कैटेगरी में जाते हैं, आप IAS बन जाइएगा तो आपका गल जाएगा, मान लीजिए दलित है तो आप जाके मुसहरी में शादी कीजिएगा, नहीं कीजिएगा। ह्यूमन कल्चर से ही बात, ह्यूमन ट्रेंड से उसमें कर सकते हैं, उस मुसहरी जब वहाँ भी कोई IAS बन जाए, उस मुसहरी से भी निकले कोई IAS हो जाए तो बोले हाँ चलो ठीक है जी IAS, फिर उसका कंसेप्ट टैग ही बदल जाएगा। बात ये होती है कि अपनी बराबरी होनी चाहिए। क्योंकि हर कोई अपने इसमें खोजता है। तो यहाँ तो सनातन में भरा हुआ कि कोई
ब्राह्मण और सर्वेश के ऊपर जो है कोई भी पंडा नहीं बन सकता, भगवान ये कर ही नहीं सकता। सारा दक्षिणा, मरने का भी दक्षिणा उसी को चाहिए, जिंदा का भी पूजा पाठ जितना चीज है सब उन्हीं को चाहिए, क्योंकि ऊपर ईश्वर ने उनको सबसे सर्वश्रेष्ठ। हाँ खैर ये तो मतलब चलती ही रहेगी, क्या ये धर्म को लेकर के तो अभी तक खत्म कभी नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर तो मैं असली इसलिए बात कर रहा हूँ, हाँ, असली बात कि जो बिहार पे जमा है, नहीं, असली बात जो डॉक्टर अम्बेडकर जी का अम्बेडकर की जो बात कर रहे हैं, तो उनको ये मैनिपुलेट किया गया, एक इन लोग का डिसीजन हुआ, उसमें कांग्रेस भी शामिल थी और संघ के लोग भी शामिल थे इस कॉन्स्पिरेसी कि इनके माइंड को ये भी डाइवर्ट किया जाए कि भाई मुसलमान में भी जो है जाति है, कहाँ जाओगे तो। और कोई बड़े लीडर को, अब जिस कद का है, मेरे कद का मान लीजिए कोई अगर होगा तो वही ना कहीं बैठेगा, कोई रोड से तो आगे नहीं जाएगा सुनने के लिए। उस कद के जितने लीडर थे मुसलमान, उनको जो है ये सिग्नल दे दिया गया कि आपको बहुत इंटरटेन नहीं करना है, जो समझा सकता था, कन्विंस कर सकता था, आपने किया। तो कहा यह गया कि डॉक्टर अम्बेडकर सिर्फ मुसलमान ना बने, बाकी जे बनना चाहते हो बन बन गया। गया। अच्छा ये बात लास्ट में बोला गया, ये कॉन्सेप्ट यही, हाँ। मंथन यही था जो सब्जेक्ट का, कि भाई मुसलमान बनने में दिक्कत था, क्योंकि अगर मुसलमान वो बन जाते, मुसलमान तो ऑलरेडी 15% थे, तो पूरा डेमोग्राफी बदल जाता। आज भी जो दलित मान लीजिए कि बौद्ध बने, तो बौद्ध बने तो कई परसेंट है, 1 नहीं 2%। हाँ 1-2%। उज्जैन बन जाते, उससे क्या फर्क पड़ता, क्रिश्चियन बन जाते, उससे क्या फर्क पड़ता, जो रियलिस्टिक चीज है। लेकिन मुसलमान बन जाते, और इसीलिए जो है जब वो मुसलमान बनते तो एक मास लेवल का जो है सपोर्ट दलित भी कन्वर्जन करते, इसलिए करते कि हर किसी को अपनी रक्षा चाहिए होती, शेल्टर चाहिए। अब वो तो 1 लाख लेके बन गए, लेकिन उनको डिफेंस करने के लिए तो कोई खड़ा हुआ नहीं, कोई बुद्धि चाहिए नहीं है, तो खुद बेचारा मोहताज है अपने एक चीज के लिए। लेकिन अगर मुसलमान बन जाए तो जो दलित थे वो अपने यहाँ जहाँ पे उनको शोषण हो रहा था वहां से उठते, या जहाँ अगल बगल मुसलमान बस्ती होती वो आके वहां शामिल हो जाते, अपने लेगेसी को चेंज कर लेते। और जब वहां शामिल हो जाते तो उनके ऊपर जो प्रताड़ना था, या उनके ऊपर जो दंड था, जो डर था, खौफ था, उस जमाने में एक फिल्म आई थी, हमको भी याद आ गई, माउंटेन मैन, माझी। हाँ माउंटेन मैन। उसमें फिल्म में देखिएगा वो जो कैरेक्टर है माझी का, शुरू में जो मोहब्बत करता है, प्यार करता है, और वो जो धनबाद चला जाता है काम करने के लिए, इसी सब प्रताड़ना से फॉरवर्ड के भाग के चला जाता है, काम करता है, काम करके फिर 15-20 साल के बाद वो लौटता है। तो उसमें जो है जो फॉरवर्ड, जो जितने भी वहाँ के गांव के मुखिया उखिया, बड़े बड़े विधायक सब जितने फॉरवर्ड थे, क्योंकि ये लागू कर दिया गया था कि अनटचेबिलिटी को खत्म कर दिया गया था, कोई किसी को छुए, कोई वहाँ जो शहर में था उनको खत्म कर चुका था, लेकिन गांव में वही स्थिति। शहर में भी सब जगह नहीं था, लेकिन अब जब टाउन जो एकदम कानून के कागज में समझिए स्पीकर पे खत्म हो गया था, तो उसने कहा कि अरे वाह बहुत अच्छा, तो सब खत्म हो गया, सब एक है, सब किसी से मिल सकते हैं, क्योंकि उसको दलित के नाम पे वो एक दिन छू दिया था, उसी पे बहुत मारा गया था जो गांव छोड़ दिया वो। तो जब वो आता है, जब सूट बूट पहन करके, हाँ, और कैप वैप लगा होता, अगर आपको वीडियो मिल जाए तो आप उसका यहाँ पे लगा सकते हैं, तो वो जो वहाँ के मुखिया थे, हाँ, उसको देखता है, अरे मुखिया जी प्रणाम, लेकिन सूट बूट पर देसी जब लग रहा था तो मुखिया जी बोले कि कोई हम लोग का लड़का, हम लोग के बिरादरी खानदान का है, उसके हाँ बचवा कैसे बा, लेकिन तुरा पहचान लो ना, हम ना पहचाना, हम फलाना माझी के बेटा न दशरथ माझी। अरे साला ते हमको गालिया, हाँ, उसके बाद जो उसका रूल हुआ, बोले क्या पानते के लाते लाठी, अब विधायक भी थे वो भी आ गए, बोले कि अरे कानून आ गया ना, क्या किसी को छू सकते, अरे कानून आ गया, उसको बहुत मारा, किसी को दिखाया, आईना की तरह दिखाया, तो दिखाया गया। तो इस स्टेबिलिटी को आप समझिए कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब के साथ जो बन गया, लेकिन उनको तो
बैक में जो उनका विलेज था जहाँ रहते थे वहाँ तो कोई शेल्टर नहीं मिला। वहाँ तो उनको और कूटा गया कि ए ते धर्म पड़ती है मार देवो, घर जला देवो, क्योंकि बौद्ध तो कहीं थे नहीं बौद्ध। तो एक ये तो जो वो जो बनने का जो चेंज होने का सिलसिला था वो उनके बाद जो है वो मास लेवल ग्राउंड पे नहीं एक्टिव हुआ। लेकिन अगर वो मुसलमान हो गया होता और 99% दलित मुसलमान हो करके अपने किसी न क्योंकि हर बस्ती के 1-2 किलोमीटर में मुसलमानों की बस्ती होती है जो आज का डेमोग्राफी। वो अपने सुविधा अनुसार उनको बौद्ध धर्म को अपनाए। नहीं, कंफ्यूजन के कारण, वो सुविधा के, हाँ सस्पेंस के कारण। क्योंकि यहाँ पे कहा जाता था कि बहुत जैसे अम्बेडकर जी को अपने क्या बोलते इसको जन्म आपके जैसे कास्ट में जैसे वो कास्ट के अंदर कास्ट में भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं जो उनको बताया जाता था। तो ये जब बैठा है तो उनका माइंड जो था बॉस हो जाता है, भाई इसमें भी जाने का कोई फायदा है, हिंदू में तो चल ही रहा है, मुस्लिम में भी जाएंगे तो वही कहानी हो जाएगा। ये गांधी जी का पेन है, इस पे गांधी जी का सिग्नेचर है। ये मैंने गांधी आश्रम अहमदाबाद से, साबरमती आश्रम जो है वहाँ से लाया था इस वचन के साथ कि इनके सिद्धांत की इनकी लड़ाई को हम लोग, हाँ लेकिन हम हैड भी पहनते हैं भगत सिंह की तरह। हाँ, जब लगे कि गांधी जी को हल्के में ले रहा है तो भगत सिंह बन जाएंगे, नरम दल के साथ गरम दल भी हो जाएंगे। तो मेरा अपना ये ओपिनियन है, मेरी जो जितनी भी देश दुनिया में मैंने घूमा है समझा है उसमें मुझे यही लगा कि उनको डाइवर्ट किया गया, कंफ्यूज किया गया और उन्होंने जो है वो किया, लेकिन शेल्टर दूसरे को मिला नहीं। आपको शेल्टर नहीं मिलेगा मान लीजिए तो आप तो फिर देर से फिर जो है आप बोलिएगा ना भाई हमारा घर जल जाएगा, ट्यूशन जल जाएगा। सपोर्ट तो चाहिए, सपोर्ट तो चाहिए ना। आपको जहाँ रहना है लैंड में, जहाँ गाँव में, वहाँ तो एक ताकत चाहिए। घर बनाना है तो पिलर डालना ही होगा, पिलर नहीं डालेंगे तो घर कैसे बनेगा। तो मेरा ये मानना है कि अगर वो मुसलमान होते और मुसलमान में कोई भी भेद नहीं है, भेद धर्म के अंदर खोजा जाता है, काम से भेद नहीं होता। अब आपको लायक नहीं, आप पढ़े लिखे नहीं, अंगूठा छाप है तो आप सफाई कर रहे हैं, तो जो सफाई करता है बुआ दाई का काम करता है उसी के जल्दी में ना आपको बेरादरी होगा, चाहे आप शेख हो, चाहे सैयद हो, चाहे कुछ भी। तो ये तो आपका अपना टैलेंट है, ये आपको अपने कैलिबर से एस्टेब्लिश, ये आपको डिसाइड करना होगा। हाँ, लेकिन धर्म जहाँ मामला करता है, धर्म नुक्ता का भी फेयर नहीं करता। आप किस कम्युनिटी से, जात से हैं, उसमें धर्म का कोई इंटरेक्शन नहीं। हुजूर ने हमारे अपने मोहम्मद साहब ने कहा कि इस्लाम में कोई हसब नसब नहीं है। हाँ, हुजूर का बेटा शहीद हो गया था, गुजर गए थे, तो उनको भी जो है दफन किया। हाँ, तो कहा कि जैसा दूसरे के साथ सलूक होगा उतना मेरे भी साथ। इसमें कोई प्योरिटी नहीं है कि आप ये हैं तो आपको तवज्जो खुदा के पास मिलेगा। आपका अमाल, आपका कैरेक्टर, आपका कर्म क्या किए हैं वही आपके रैंकिंग को बढ़ाएगा और इस्लाम इससे चलता है।